Dear students, welcome back. Yes, first of all, sorry because I was traveling and traveling away from India. तो सब पॉसिबल नहीं हो पाया इसको टाइम से बनाना। मैं चाहता था लेकिन आप समझ सकते हैं ये कई बार आपके जो उस समय में सिचुएशन होती है वो आपको अलाउ नहीं करती है। इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवलिंग। सो आई वॉज फीलिंग कि मेरे कई स्टूडेंट जो चाहते होंगे चैलेंज करना, वैसे इसमें कोई खास नहीं है। मैं बात कर रहा हूं, यदि आप सोच रहे होंगे सर क्या कह रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूं कि जामिया की जो पीजी इंट्रेंस टेस्ट अभी हुई हाल में मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसके पेपर की बात कर रहा हूं 2024 पॉल साइंस। इसमें तो पब एड और आईआर के भी पेपर जामिया लेते हैं पीजी इंट्रेंस के लिए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस। और उसकी आंसर की भी मेरे स्टूडेंट ने मुझे दी, कई स्टूडेंट ने दी पेपर एंड आंसर की। सो थैंक यू वेरी मच। एंड टुडे आई एम एनालाइजिंग, ऑफ कोर्स इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा चैलेंज के लिए नहीं होगा, जो बहुत ज़्यादा जरूरी भी नहीं था। इसमें एक आध क्वेश्चन छोड़ के कोई चैलेंज करने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए डिस्कस करते हैं। और आप लोग के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है, सर कितना कट ऑफ है, उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे उसका बहुत ज़्यादा मायने है नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जामिया एंट्रेंस टेस्ट एमए इन पॉलिटिकल साइंस 2024 पेपर एनालिसिस, जो यूजफुल होगा एएमयू, सेपेट और सभी पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इवन जो नेक्स्ट ईयर सीयूईटी पीजी 2025 दे रहे हैं उनके लिए भी ये एनालिसिस खासा इंपॉर्टेंट होगा। लेट अस बिगिन। उससे पहले आपको ये बताना मेरा कर्तव्य है, आपका जानना अधिकार, कि सिपेट उड़ीसा की डेट आ गई है। ये जुलाई में है, 4 जुलाई से कुछ 17 जुलाई तक दो पेपर होते हैं, पब एड एंड पॉल साइंस। और एक ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है जामिया और एमयू की सिपेट की। तो उस ग्रुप को यदि आप ज्वाइन करते हैं एज ए क्रैश कोर्स फॉर 1.5 मंथ, तो आपको क्या मिलता है वो यहाँ पे दी गई है। कुछ टेस्ट तो ऑलरेडी जो है वहाँ पे अवेलेबल है ग्रुप में, और कुछ अभी लाइव चल रहे हैं। कुल मिला के आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मिलती है और एक इस जर्नी को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं नॉमिनल कॉस्ट, तो आप मेल कर सकते हैं अपना नेम एंड टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर एट paulsciencehelp@gmail.com पे। और यदि आप बुक खोज रहे हैं इन सब एग्जाम के लिए, तो अब तक तो शायद आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Exam Guide for Political Science is a universal book for any objective test based political science entrance test। ये पेपर, ये जो बुक है ये अमेजन पे है। ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस 1500 एमसीक्यू भी कहते हैं। ये तो खासा पॉपुलर है, आप लोगों ने इसको बहुत पॉपुलर बनाया है। ये सभी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के लिए एक मदर प्रैक्टिस बुक के जैसा है। इसमें 1500 मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन एंड मॉक पेपर्स जो है अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप, सॉरी ये मैं सीयूईटी पीजी के लिए मैंने मार्क कर दिया, ये है जनरल गाइड जो आप सिपेट के लिए ले सकते हैं। और ये जो सेकंड वाली जो गाइड है जिसको मैं भी घेर रहा हूँ, ये गाइड जो है यदि आप नेक्स्ट ईयर सीयूईटी पीजी दे रहे हैं तो आपके लिए गाइड अभी से बहुत उपयोगी है। यू शुड नॉट वेट एंड स्टार्ट रीडिंग दिस गाइड। इन सब की यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दी गई है जिसको आप क्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लिकेबल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ सीधा आप क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक। इसके अलावा यूजीसी नेट की जो गाइड है वो पीडीएफ वर्जन में अवेलेबल है इंस्टा मोजो पे, उसकी भी यहाँ पे लिंक दी गई है, यूजीसी नेट, यदि आप देना चाहते हैं। अब आइए क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। पहले तो कुछ जनरल डिस्क्लेमर इस पेपर के बारे में। ये पेपर पिछले जो इनके पेपर के ट्रेंड है उससे बहुत अलग है। पिछले जो पेपर्स थे 5 साल का मैंने एनालाइज किया है, वो जनरली जिसको लेवल 1 क्वेश्चन बोलते हैं, सीधा जैसे आपको कि राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में है और आर्टिकल 19 इसका आंसर है, इस टाइप की जो क्वेश्चन होता है लेवल 1 क्वेश्चन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्रूड, इट इज नॉट लाइक दैट। सो ये लेवल 1 क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन है लेवल 1 ही, मतलब एक ही आंसर ज़्यादा सही है, कुछ में ही केवल ऑप्शन ऑफ ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, थोड़ा आपको सोचने पे विवश करते हैं। और करीब 30 क्वेश्चन कॉमन सेंस क्वेश्चन है, मतलब आप चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा ठीक से कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता और ये ऑप्शन शायद हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली आउट ऑफ सिलेबस हैं, आउट ऑफ बाउंड है, आपको पता होना ही नहीं चाहिए यदि आप यूजी के स्टूडेंट है। वो थोड़ा इन्होंने हायर लेवल पूछ दिया। क्वेश्चन बहुत अकवर्ड नहीं है, अर्बिट नहीं है, बट वो आपके लेवल के नहीं है, तो इसलिए ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है। उस हिसाब से कट ऑफ भी थोड़ा नीचे आ सकता है। चलिए पेपर पर एनालाइज करते हैं पूरा, फिर जो है कट ऑफ की बात करते हैं। बहुत गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि काफी इसमें नॉलेज आपको मिल सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स ये सेट ए है, मुझे लगता है, चेक कर लीजिएगा, सेट ए है।
Who among the following theorist is associated with the concept of securitization? ये मैंने कई अभी हाल के वीडियो में डिस्कस भी किया था, सेक्यूरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ये वर्ड तो सिक्योरिटी से ही बना है, लेकिन सेक्यूरिटाइजेशन है कि कैसे किसी मामले को सिक्योरिटी इशू कोई कंट्री जो है करार देता है और फिर उसके ऊपर वो एक्शन लेने लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि रसिया ने कैसे जो है यूक्रेन के इस थॉट को कि वो नाटो में शामिल हो सकता है, ईयू में शामिल हो सकता है, अपने लिए उसने सिक्योरिटी थ्रेट मान लिया यूक्रेन के इस डिसीजन को, और वो आक्रमण कर बैठा उस पर। तो ये जो है, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी इटसेल्फ जो है गिवन कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन, हाउ यू परसीव ए इशू एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू your nation and then start acting on that basis. This concept is called securitization. और ये देने वाले जो हैं कोपेनहेगन स्कूल ऑफ सिक्योरिटी स्टडी के बैरी बुजान हैं। ऑफ कोर्स उनके साथ में ओले वेबर एंड जैब डी वर्ल्ड ने भी इस सेक्यूरिटाइजेशन जो कॉन्सेप्ट इस पे काम किया है। जो कोपेनहेगन स्कूल ऑफ सिक्योरिटी स्टडी है, ये रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स एंड मेनी अदर जो नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी है, खास करके सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ सिक्योरिटी, उसके लिए जाने जाते हैं बैरी बुजान। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यदि मैं इसको मार्क करूं तो ये क्वेश्चन जो है इसको मैं कहूंगा मीडियम इसलिए डिफिकल्ट नहीं कह सकते क्योंकि मैंने ही कई बार डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंपोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर वैल्यू और नॉन वेस्टर्न सोसाइटी। यहां शुरू होता है कॉमन सेंस लगाना। अब आप पढ़ेंगे कि भाई यदि वेस्टर्न नेशन इंपोज कर रहा है अपने कल्चर को नॉन वेस्टर्न सोसाइटी पे, जो भी हो रहा है, तो उसको हम कल्चरल मॉडर्निटी तो कह नहीं सकते। पोस्ट कॉलोनियल हाइब्रिडिटी तो होता है कि जब दो कल्चर मिक्स होकर हाइब्रिड बनते हैं। आगे इस पे क्वेश्चन भी है। ग्लोबलाइजेशन तो चलिए तो ओवर आर्किंग है। तो एक ही बच जाता है कॉमन सेंस से, कल्चरल इंपेरियलिज्म। मतलब आप इंपेरियलिज्म क्या है? आप दूसरे को कंट्रोल करना, दूसरे इंटिटी को एक इंटिटी के द्वारा कंट्रोल करना। तो जब आप कल्चरली कंट्रोल करने लगते हो तो कल्चरल इंपेरियलिज्म है। इकोनॉमिकली करने लगते हो तो इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन व्हाट डज स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी। पहले तो एपिस्टेमोलॉजी टर्म जो है, या एपिस्टेमे या एपिस्टेमिक, ये इसने 3-4 क्वेश्चन में यूज किया है। खासा सेटर को ये पसंद है ये वर्ड एपिस्टेमोलॉजी। मैंने कई बार आपको बताया, एपिस्टेमोलॉजी इज साइंस ऑफ नॉलेज। हाउ डू यू व्हाट यू नो, कैसे जानते हो कि क्या जानते हो, जानना क्या होता है, नॉलेज होता ही क्या है, नॉलेज कैसे हम प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या ये सेंस एक्सपीरियंस से आता है या हमारे एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक या पूर्ण जन्म से आता है या कहीं और से ट्रांसडेंटल सोर्स है। ये सब जो इश्यूज हैं फिलोसफिकली जब इसको एनालाइज करते हैं, इसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और किसी पर्टिकुलर चीज का जो अध्ययन होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करना, उसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। जब हम नीचे आ जाते हैं अब और उसके ऊपर यदि आप देखें तो चाहे पॉल साइंस पढ़ें, चाहे हिस्ट्री पढ़ें, चाहे सोशियोलॉजी पढ़ें, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एपिस्टेमोलॉजी लेवल पे तो सब बराबर हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी जो है यहाँ पे है, और इसके नीचे आप किसी भी सब्जेक्ट का जब अध्ययन करते हैं तो वो ऑन्टोलॉजी हो जाती है। तो एपिस्टेमोलॉजी यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे ये है कि स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन में क्या मायने होता है। मतलब कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से यदि हम एनालाइज करें इंटरनेशनल रिलेशन को, नॉलेज को, तो मतलब एक नॉलेज ही हमको अलग दिखती है। उस नॉलेज जो हम बनाते हैं वो इसका अलग नजरिए से बनाते हैं, क्योंकि नॉलेज इटसेल्फ एक नजरिया है। ये जो सेंटेंस है ये मिशेल फूको से आता है, जहाँ पे ये है कि नॉलेज इज पर्सपेक्टिव, आप कैसे देखते हो। कुछ भी कोई ऑब्जेक्टिव गिवन नॉलेज, गिवन ट्रूथ नहीं होता है, सभी अपना अपना नजरिया होता है। तो स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी जो है वो जेंडर्ड जो है पर्सपेक्टिव है। जेंडर के चश्मे से जो आप देखते हो तो वो स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी है। मतलब कि वो स्टैंड आउट करता है जनरल पर्सपेक्टिव से, वुमेन के नजरिए से इंटरनेशनल रिलेशन। फोर्थ देखिए, इस in post-modernist international relation theory, what term is used to describe the rejection of grand narrative and the celebration of local and diverse perspective? अब ये क्वेश्चन चैलेंज करने लायक था, लेकिन सॉरी कि मैं टाइम से इस वीडियो को उस समय नहीं ला पाया, क्योंकि इन्होंने आंसर दिया है डीकंस्ट्रक्शन, जो गलत है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ये एपिस्टेमिक प्लुरलिज्म हो गया। अभी आपने देखा नॉलेज को एपिस्टेम कह सकते हैं आप, मतलब साइंस ऑफ नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमिक प्लुरलिज्म का जो मतलब है तो बहुत लंबा चौड़ा जो है मैंने यहाँ पे दिया है नेट से लेकर के कॉपी पेस्ट, लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जहाँ पे कि आप नॉलेज की प्लुरलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब एक नॉलेज नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है,
सब जगह जो है नॉलेज अलग अलग तरीके से जो है नॉलेज फॉर्म होता है, क्योंकि नजरिया अलग अलग होता है, कल्चर अलग अलग होता है, पर्सपेक्टिव अलग होती है, कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। नॉलेज कॉन्टेक्चुअल होता है, पर्सपेक्टिव के बेसिस पे होता है। तो यही चीज जो है, ये सेलिब्रेशन ऑफ लोकल और डाइवर्स पर्सपेक्टिव जब हम करते हैं तो वो ग्रैंड नैरेटिव को काटता है। ग्रैंड नैरेटिव क्या है? एक सुपर इम्पोजिंग जो है एक स्टोरी जो कहता है कि यही हुआ है फ्यूचर में, पास्ट में, ये नैरेशन है और उसको आप एक्सेप्ट कर लो एज ए गिवन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के जैसा। तो एपिस्टेमिक प्लुरलिज्म इसका आंसर होना चाहिए था, विच इज जस्ट कटिंग द ग्रैंड नैरेटिव। एंड यही जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट का एक कोर थॉट है कि ग्रैंड नैरेटिव को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम जो है एपिस्टेमिक प्लुरलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं। 5 देखिए, विच न्यूरियलिस्ट स्कॉलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म। तो ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, इसको मैं इजी क्वेश्चन कहूंगा। तो ये जॉन मैर्सियमर हैं। तो कितनी बार मैंने ही कहा है, केनेथ वॉल जो है फादर ऑफ न्यू रियलिज्म भी हैं और ये एक डिफेंसिव न्यू रियलिस्ट भी माने जाते हैं। रॉबर्ट जर्विस भी डिफेंसिव माने जाते हैं, स्टीफन वॉल्ट भी डिफेंसिव कर सकते हैं। तो जॉन मैर्सियमर जो है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव डिफेंसिव का जो बंटवारा है ये बेसिकली इस बेसिस पे है कि क्या एक स्टेट जो है इंटरनेशनल रिलेशन में एक पावर मैक्सिमाइजर की तरह बिहेव करता है या सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। यदि पावर मैक्सिमाइजर की तरह बिहेव करता है, उसका एम ही है पावर को एंग्राइंडेंजमेंट, सॉरी ये लंबा वर्ड है, मतलब पावर को बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, जैसे कि वो रीजनल हेजमन बन जाए। यदि इस तरीके से देखा जाए कि हर स्टेट एक रीजनल हेजमन बनना चाहता है, पावर को बढ़ाना चाहता है, तो वो ऑफेंसिव रियलिज्म का के चश्मे से आप देख रहे हो। यदि आप ये देखते हो कि नहीं, स्टेट का प्राइम जो मोटिव है वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना है और पावर तो केवल उसका एक जरिया है, तो आप डिफेंसिव न्यू रियलिस्ट। अकॉर्डिंग टू हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, पहले तो समझिए कि HST कह लीजिए होता क्या है। मतलब आपने सुना होगा बाइपोलर स्टेबिलिटी थ्योरी, जहां पे कि दुनिया स्टेबल है यदि दो बाइपोलर है, यूएसएसआर यूएसए टाइप की, जो कोल्ड वॉर में था। उसके अगेंस्ट में ये होता है कि चलिए पोस्ट कोल्ड वॉर में एक ही ग्लोबल हेजमन बच जाता है। तो क्या हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी हो सकती है? तो कई थिंकर कहते हैं यस, जब एक हेजमन बचता है तो वो बेसिकली स्टेबिलिटी कई तरह से लाता है। जैसे यूएसए लाता है, वो एक रूल सेटर बन जाता है, नॉर्म, जो ग्लोबल नॉर्म है वो बन जाता है, वो ग्लोबल गुड प्रोवाइड करने लगता है। जैसे अमेरिका ने इंटरनेट प्रोवाइड किया, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से एक्सचेंज रेट प्रोवाइड किया, ओपन सी लैंड को अपनी सिक्योरिटी दी, और एक वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक गवर्नेंस होता है, इवन यूनाइटेड नेशन के थ्रू जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है, उसको एक स्टेबिलिटी दी। तो ये सब करने के चलते, और कहीं पे भी यदि झगड़ा होता है तो एक तरह से मीडिएटर का काम करता है, स्टेबलाइजर का काम करता है। तो यहां यदि देखेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट रोल डज ए डोमिनेंट पावर प्ले इन इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम। सभी कुछ करता है, मीडिएट भी करने लगता है। इंडिया पाकिस्तान बीच में यूएसए बैलेंसर तो खैर नहीं होगा, क्योंकि बैलेंसिंग इसमें होती नहीं है। स्टेबलाइज भी करता है, स्टेबलाइजर कई तरह से, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना हो, कहीं पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई है तो उसको भी, से गजा में देखिए अमेरिका कैसे प्ले कर रहा है, दोनों साइड की बातें करता है। लेकिन यदि एक चुना हो तो वो है नॉर्म या रूल सेटर, ये रोल करता है। और ये भी इसलिए चैलेंज किया जाना चाहिए क्योंकि इसका आंसर इन्होंने स्टेबलाइजर दिया, जो बहुत ही लेम और बहुत ही एवरेज आंसर है। इसका एक्चुअल जब रूल सेटर यहाँ पे है तो मेरे अनुसार से ये सही बेटर ऑप्शन जो है डी है। मैंने यहाँ लिखा भी है, पढ़ लीजिए। 7 नंबर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिटिकल सिक्योरिटी स्टडीज, इवन कोपेनहेगन स्कूल भी उसी के कैटेगरी में आता है। व्हाट डज द टर्म इमेंसिपेशन रेफर टू? इमेंसिपेशन क्या है? मुक्ति, फ्रीडम, मतलब जो आप सभी चीज से मुक्त हो जाते हो। इवन इवन विद्या के लिए संस्कृत में लिखा गया है, या विद्या सा विमुक्त है। ये विद्या क्या है? जो आपको इमेंसिपेशन देती है, आप फ्री हो जाते हो। तो इमेंसिपेशन जो है लिबरेशन, द वर्ड ही देखें तो इमेंसिपेशन, लिबरेशन। अब क्या है इसके आगे, इसको जानने की भी आपको जरूरत नहीं टिक मारने की, लेकिन लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेसिव स्ट्रक्चर, जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है, जो कोर पेरीफेरी है, एक्सप्लॉइटर एक्सप्लॉइटेड है, उस ग्लोबल स्ट्रक्चर से लिबरेट होना जो है वो क्रिटिकल थ्योरी का वैसे एम ही है, चाहे सिक्योरिटी स्टडी हो चाहे कोई भी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सेंसिकल है, सीएस में लिखूंगा कॉमन सेंसिकल। हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिस्टेमिक कम्युनिटीज? देखिए एपिस्टेमोलॉजी कितने बार आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। एपिस्टेमिक कम्युनिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड नॉलेज इन शेपिंग ग्लोबल पॉलिसी। इसको पढ़ लीजिए, ये जो है पीटर हास का कॉन्सेप्ट है। एपिस्टेमिक कम्युनिटी का मतलब ही होता है कुछ ऐसा ग्रुप जो कि खास तरह के नॉलेज के एक्सपर्ट हैं, उनका कॉमन सेट ऑफ बिलीफ है, वैल्यू है, नॉलेज, नजरिया भी एक है, और एक तरीके से सोचते हैं किसी पर्टिकुलर इशू और पॉलिसी एरिया पे, और उनकी काफ़ी अहमियत होती है अमेरिकन जैसे
पॉलिटी में जहां उनकी सलाह जो है ली जाती है पॉलिसी बनाने के लिए, पीटर हास। तो ये क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ सिलेबस है आपके लिए, ये सुपर डिफिकल्ट है, मैं इसको डी वर्ड कहूंगा, सुपर डिफिकल्ट। अर्बिट भी कह सकता हूं, लेकिन अर्बिट से एक क्वेश्चन का वैल्यू कम हो जाता है, जो कि क्वेश्चन अच्छा है, आपको जानना चाहिए आगे के लिए यूजीसी नेट में, बट इट इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू, आउट ऑफ सिलेबस। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरी व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द अंडर डेवलपमेंट इन पेरिफेरल कंट्री। तो आपको पता है डिपेंडेंसी में कोर पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट है, और उसमें क्या होगा, लैक ऑफ रिसोर्स नहीं है, मतलब डेवलपिंग कंट्री क्यों परेशान है, मतलब अंडर डेवलपमेंट क्या कारण है, नॉट लैक ऑफ रिसोर्स। अफ्रीका को याद कीजिए, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज द मेन रीजन, नॉट कि वहाँ ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, कल्चरल बैकवर्डनेस है सब। तो अगेन कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, यदि आप नहीं भी जानते हैं तब भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 10 नंबर, विच फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर्ड ग्लोबल गवर्नेंस। मतलब क्या है कि जेंडर के नजरिए से देखिए कि ग्लोबल गवर्नेंस कैसा हो रहा है, तब आपको दिखेगा कि IMF, वर्ल्ड बैंक, UN कितना ज्यादा मस्कुलाइन है, कितना वो टिल्टेड है, कैसे वो जो है मर्दों की दुनिया को मर्दों के नजरिए से चलाने के एक कवायद है। इस तरह की बात कौन करेंगे, एकदम आप गेस कर सकते हैं, जे आन टिकनर, जिन्होंने इस पर कितना ज़्यादा बुक भी लिखा है जेंडर इंटरनेशनल रिलेशन पे। इन्होंने मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल को जेंडर मतलब फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से रिफॉर्मुलेट भी किया है। तो यस, एंड सिंथिया इनलो यहाँ पे हैं। तो आगे के क्वेश्चन के लिए जान लीजिए कि बहुत फेमस इनकी जो बुक है, बनाना बीचेस एंड बेस, तो उस पर जो क्वेश्चन आते हैं कि वेयर आर द वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशन, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कहाँ है वो, क्या वो डिप्लोमेट की वाइफ के रूप में नजर आती हैं, वो सर्विस रेड क्रॉस में करती नजर आती हैं, कहाँ पे, मतलब पेरिफेरल छोटी छोटी, मतलब आप उनको निगोशिएट करते नहीं देखोगे, आप उनको लड़ाई करते नहीं देखोगे, उनको डिसीजन मेकर के तौर पे नहीं देखोगे। सिंथिया इनलो। 11 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पाथ डिपेंडेंसी थ्योरी, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया इधर हाल में कई ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये बेसिकली हिस्टोरिकल जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है उसका एक कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया अभी। पाथ डिपेंडेंस, मतलब पाथ डिपेंडेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप 10वीं क्लास तक आपने जो सब कुछ सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के बाद PCM, PCB और जो रास्ते हैं वो लॉ, इन सब के अलग हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे ह्यूमैनिटीज, यदि आपने इन सब को छोड़ दिया, साइंस को आपने ह्यूमैनिटीज लिया, तो आपने एक पाथ चुना। उसके बाद क्या आप आगे पीछे लौट करके आप यहाँ आ सकते हो क्या, PCB पढ़ सकते हो, आप इंजीनियरिंग बन, ऐसा नहीं होता, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ आपने पॉल साइंस चुना, चाहे हिस्ट्री चुना, चाहे सोशियोलॉजी, लेकिन ये पाथ जो है यहाँ से जो है आप डिपेंडेंट हो गए, इसके चलते आप यहाँ आगे ह्यूमैनिटीज ही पढ़ोगे। फिर आपने यदि एक और अलग चुना, तो एक पाथ से जो है आगे आपका फ्यूचर जो है वो पाथ डिपेंडेंट हो जाता है, आप उस पर लौट नहीं सकते, तो पाथ डिपेंडेंसी। लेकिन क्रिटिकल जंक्चर जो है वो पाथ डिपेंडेंसी में कहते हैं कि एक ऐसा मौका आता है, वहाँ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हो। पाथ डिपेंडेंसी मतलब स्टेटस को, आप एक रास्ते पे चल पड़े हो तो लगभग उसी पे चलते रहोगे, थोड़ी छोटे मोटे चेंज होंगे, लेकिन क्रिटिकल जंक्चर में आप काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी है। सो दे क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर सिग्निफिकेंट चेंज, अदरवाइज पार्ट डिपेंडेंसी मतलब स्टेटस को। हाउ डज क्लाइंटलिज्म इम्पैक्ट द प्रोविजन, तो ये सब क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट, मैं कहूँगा डिफिकल्ट है। हाउ डज क्लाइंटलिज्म इम्पैक्ट द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज इन ए पॉलिटिकल सिस्टम। क्लाइंटलिज्म क्या होता है, क्लाइंट पैट्रन रिलेशन। मान लीजिए मैं आपका पैट्रन हूँ, आप मेरे क्लाइंट हो, तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं आपको कुछ चीज दिलाऊंगा, लेकिन आपसे भी कुछ चाहूंगा। तो जैसे गांव का जो प्रधान है वो पैट्रन है, लोग गांव के जितने लोग हैं वो उसके क्लाइंट हैं। किसी के घर में कोई पैसे की कमी है तो प्रधान उसको थोड़ा लोन दे देगा, कहीं कोई झगड़ा हो जाएगा तो प्रधान सुलझा देगा। प्रधान को क्या चाहिए, उससे उसका वोट चाहिए जब पंचायत इलेक्शन हो। तो इसी तरह से जो है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो बड़े लीडर हैं वो सभी प्रधान के, या विधायक जो है प्रधान के पैटर्न हो जाते हैं। वो प्रधान को कोई प्रॉब्लम हुई तो विधायक उस एरिया का हेल्प करेगा, लेकिन विधायक को क्या चाहिए प्रधान से, वो उसको 1900 वोट जो उस गांव के है वो चाहिए। तो इस तरीके से जितने विधायक हैं कि स्टेट में, वो जो चीफ मिनिस्टर या उससे जो बड़े लीडर हैं वो उसके पैटर्न हैं। तो ये क्लाइंट पैटर्न नेटवर्क जो है ऊपर तक चलता रहता है। इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा है, अफ्रीका में भी अच्छा नहीं माना जाता है। इससे क्या होता है, जो समाज में एक विकृति आती है, जो रिसोर्स का जो बंटवारा होना चाहिए मेरिट पे और जिसको जितना चाहिए नीड पे, उसके बदले क्या होता है कि यदि आप मेरे क्लाइंट हो और हम पैटर्न हैं, और हम मान लीजिए कि किसी पार्टी विधायक जो है उसकी पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो अब अपने सारे वो जो क्लाइंट है उसको वो अच्छे पोस्टिंग, अच्छे पब्लिक ऑफिस, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट, ये सब दिलवा रहा है,
और जो दूसरे लोग हैं वो डिसग्रंटल्ड हैं, वो दुखी हो रहे हैं। तो इस तरह से रिसोर्सेज का जो बंटवारा होता है कभी इफिशिएंसी को बढ़ावा नहीं देता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। ये जो है इट मे लीड टू सेलेक्टिव एंड बायस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जो ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू जो इन सोसाइटी जो ईस्टर्न ने कहा था, वो यहाँ पे जो है ऑथोरिटेटिव एलोकेशन अपने आप के लॉयलिस्ट के प्रति होने लगती है, पैट्रोनेज के बेसिस पे होने लगती है, मेरिट के बेसिस पे नहीं, नीड के बेसिस पे नहीं। अब यहाँ पे देखिए सबसे लंबा स्टेटमेंट ये है और यही सबसे सही है। ये कई जगह आप इसको यूज कर सकते हैं इस पेपर में। यहाँ क्लाइंटलिज्म पढ़ लीजिएगा। 30 number question, which system combines federalism, proportional representation and a strong emphasis on individual rights protection? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ पे कि आप ये सबको देख सकते हैं। वैसा ही जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फेडरलिज्म ही हो, बट डेफिनेटली ये जो है प्रेसिडेंशियल फेडरल सिस्टम यदि आंसर क्वेश्चन में आंसर में, तब तो ये तो बिल्कुल वही है। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पेपर इतना एक्सप्लेनेबल है कि इसको तो मैं 2 घंटे कर सकता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज मुझे बहुत सारे काम है, आई जस्ट कम बैक, तो प्लीज अलाउ मी कि अब मैं तेजी से भाग रहा हूँ। 14 number question, in the context of political economy, what does a resource curse? Resource curse यहाँ तो कॉमन सेंस से आप इसको बना सकते हैं। मतलब आपके पास में रिसोर्स है बहुत ज़्यादा अफ्रीका, लेकिन आप उसको कैसे मैनेज करें और उससे कैसे आप आगे बढ़ जाए, उसके बदले जो है उसका बंदर बांट शुरू हो जाना, उसका लूट खसोट, क्लाइंट पैटर्न जो भी आपने देखा उस टाइप की, तो रिसोर्स कर्स है ना। मतलब आपके पास रिसोर्स होते हुए आप गरीब हो या और आपकी समाज जो है उसमें डिसहार्मनी है, रिसोर्स कर्स। इकोनॉमिक चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और सब ऑप्शन पढ़ोगे तो आप कॉमन सेंस से ही काट दोगे। 15 व्हाट डिस्टिंग्विशेस सिविक नेशनलिज्म फ्रॉम इथनिक नेशनलिज्म? इथनिक नेशनलिज्म मतलब कि जो नेशनलिज्म का बेसिस जो है कि हम एक जैसे कौम हैं, इसलिए क्योंकि हम एक इथनिसिटी के हैं, हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं या हम सिख हैं या हम इस जात के हैं, इस ट्राइब के हैं, तो ये इथनिक नेशनलिज्म है। सिविक नेशनलिज्म है कि हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम एक कंट्री में रहते हैं, एक तरह एक जमीन पे हम हजारों साल से रह रहे हैं, एक सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, हमारी कल्चर लगभग एक है, भले हम रिलीजन अलग अलग फॉलो करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही जबान बोलते हैं। तो सिविक नेशनलिज्म है मतलब कि वो नेशनलिज्म जो केवल इसलिए आती है कि हम एक इक्वल सिटीजन है, एक पर्टिकुलर गवर्निंग स्ट्रक्चर के और एक जगह रहते हैं। अच्छा है यदि वो हो तो देश में जो है अमन चैन रहेगी। सिविक नेशनलिज्म इथनिक रहेगी तो इथनिक स्ट्राइफ होगी और आपस में डिसहार्मनी होगी। सो फोकस ऑन शेयर्ड वैल्यू एंड सिटीजनशिप, उसके बेसिस पे। बी, व्हाट इज द टर्म सोशल कैपिटल रेफर टू? ये तो पिछले बार भी पूछा गया है कि क्वेश्चन है द ट्रस्ट नेटवर्क एंड सोशल बॉन्ड विद इन कम्युनिटी। इस पे बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ लेकिन मैं भी भाग रहा हूँ, ये इसका सही आंसर है। In the context of political change, what does the term punctuated equilibrium refer to? ये सब आपको नहीं पूछना चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। punctuated equilibrium पब्लिक पॉलिसी में भी थ्योरी है, बामगार्टर एंड जॉन्स ने ये थ्योरी दिया है, और इसमें ये कहा जाता है कि देखिए सालों साल तक जो है पॉलिसी जो है एक जैसी रहती है, छोटे 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 चेंज हो रहे हैं, मतलब 30 साल 40 साल ये जो ड्यूरेशन, और एक समय ऐसा आता है वही क्रिटिकल जंक्चर जिसको फोकसिंग इवेंट कहा जाता है, उसमें बहुत कुछ बदल जाता है, अचानक बहुत कुछ हो जाता है और कुछ नया चीज आ जाता है। लोकपाल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। 1968 से लेकर 2011 तक कुछ नहीं हुआ, बस कुछ कुछ प्रस्ताव आते रहे पार्लियामेंट में, वो पेंडिंग रहे, इधर उधर रहे, लेकिन 2011 में अन्ना मूवमेंट होता है, सब कुछ बदल जाता है और लोकपाल बन जाता है। और अब उसके बनने के बाद देखिए फिर लोकपाल गायब हो चुका है, कुछ कहीं नहीं है, और उसका 30-40 साल बाद पता लगा फिर से एक बार जबरदस्त आंदोलन, और लोकपाल लोकायुक्त उतने ही इंपॉर्टेंट आपको दिखने लगे, सभी ईडी न्यूज में दिखती है आपको हर जगह। लोकपाल ने ये कहा, लोकायुक्त ने इसको गिरफ्तार करवाया, लोकपाल ने ये कहा, लोकपाल आपको लगेगा सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति लोकपाल जो है इंडिया में बन चुका है। तो ये आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। दिस इज कॉल्ड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, मतलब एक ऐसा समय जहां पे कि क्रिटिकल जंक्चर जैसा आपको एक अपॉर्चुनिटी, विंडो अपॉर्चुनिटी फॉर ए बिग चेंज, अदरवाइज स्टेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट में। सो इट इज अ सडन एंड सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पॉलिटिकल डायनामिक्स, सडन एंड सिग्निफिकेंट शिफ्ट, अदरवाइज स्टेटस को। 80 नंबर देखिए, हाउ डज पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कंट्रीब्यूट टू इनहांसिंग स्टेट कैपेसिटी? स्टेट कैपेसिटी इस पेपर में काफी बार यूज हुआ है, इसका मायने क्या होता है? स्टेट कैपेसिटी मतलब ये होता है कि एक स्टेट जो है, जैसे इंडिया एक स्टेट है, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट कचहरी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव, उसकी इफिशियंसी कैपेबिलिटी कितनी है कि वो समाज को जो है वो बांधे रख सके, उसको सर्विस दे सके, और स्टेट को जो है एक अच्छा मतलब कि नर्चर कर सके, वो फले फूले, उसकी कैपेसिटी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी यदि होगी, मतलब जैसे हमारा इलेक्शन होता है और अभी फिर से मोदी जी चुनाव जीत के आते हैं, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, तो उसको आसानी होती है अपने इंस्टीट्यूशंस को कैपेबल बनाने में,
और स्टेट कैपेसिटी बढ़ती है। यही पाकिस्तान में आप देखिए जो इलेक्शन हुआ, वहां पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज अधिकतर लोगों ने इमरान खान से समर्थित जो कैंडिडेट थे उसको उन्होंने वोट दिया, लेकिन सरकार बनी उसकी जो माइनॉरिटी में बेसिकली है, तो पब्लिक उसको सही नहीं मानती, उसको लेजिटिमेट नहीं मानती। तो इलीजिटिमेट में फर्क है। इलेजिटिमेट गवर्नमेंट मानती है, नाजायज गवर्नमेंट। और ऐसे में मैं कई पाकिस्तानी से बाहर में मिला भी, कंट्री के बाहर मिला, तो वहां पे भी उनकी इस टाइप की बातें थी कि देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि इमरान खान जेल में है, जबरदस्ती डाल दिया गया, नवाज शरीफ पहले जेल में थे, तो आर्मी जिसको चाहती है उसको जेल में डालती है, और जिसको नहीं चाहती है, जिसको जिसको बनाना चाहती है उस पर सारे चार्ज हटा देती है, और लोगों के वोट से भी कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट है उसको इलिजिटिमेट कहेंगे। तो इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को अपनी स्टेट इंस्टीट्यूशन से काम करवाने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है, जबकि लेजिटिमेट गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेजिटिमेसी फॉस्टर सिटीजन कंप्लायंस एंड कोऑपरेशन। सिटीजन खुद आगे बढ़ करके जो है ट्रैफिक रूल को फॉलो करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मानेंगे, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जैसे हनोई शहर में देखा कि पुलिस मुझे नजर नहीं आई पूरे शहर में। वियतनाम की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहीं पुलिस नहीं देखा। और वहां पे इतने कंट्री के लोग थे, यूरोपियन और सभी थे, क्योंकि सभी जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं पॉकेट पे बहुत सारा जो जो जिसको होता है पेपर, टिश्यू पेपर एंड ऑल रैपर, वो लेके घूमता था। डस्टबिन जब तक मैं नहीं देखता तब तक उसको फेंकता नहीं था, बिकॉज वहां गंदगी कहीं नहीं पे थी। मैं कंप्लायंस खुद कर रहा था, ट्रैफिक पे सभी लोग खुद रुक रहे थे। तो जब आप ऐसे ही कंप्लायंस एंड कॉपरेशन करते हो तो आपका स्टेट की जो कैपेसिटी हो बहुत बढ़ जाती है। भाई ये नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंप्लायंस एंड कॉपरेशन यदि सिटीजन का हो तो स्टेट कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, भाई इस पर अभी बात कर रहा हूँ। 19 नंबर देखिए, व्हाट डज द टर्म स्टेट कैपेसिटी रेफर इन पॉलिटिकल साइंस। अभी जस्ट मैंने बताया द स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, कोर्ट कचहरी, एग्जीक्यूटिव एंड पुलिस एंड ऑल काइंड ऑफ जो जो इंस्टीट्यूशन है स्टेट के, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, वो कितना वो अपने फंक्शन को इफिशिएंटली कर पाते हैं, और सिटीजन को कितना जो है वो वेलफेयर दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं, और स्टेट को कितना जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, स्टेट कैपेसिटी। 20 देखिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंग्राडाइंजमेंट। सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन पे। मतलब इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव अपने पावर को जो है दूसरे जो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के कॉस्ट पे इतना ज्यादा बढ़ा ले, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है डियर स्टूडेंट। इस बात को समझिए, जब मॉन्टेस्क ने ये बंटवारा किया था ना, सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तो उस समय भी एग्जीक्यूटिव सुपर पावरफुल था, और उसी के लिए ही हुआ था कि इसको यदि बांट दिया जाए 3 पार्ट में और सब एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करे तो सिटीजन ज़्यादा जो है वो लिबर्टी को एंजॉय करेंगे। लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि एग्जीक्यूटिव ने इस टर्म से, एग्जीक्यूटिव एंग्रांडाइजमेंट से, उसने मतलब कि लेजिस्लेचर को भी अपने पॉकेट में रख लिया, जुडिशरी पे भी दबाव है उसका। तो यही फिनोमेना है। So this denotes expansion of executive power at the expense of other branches, legislature and judiciary. In the context of state capacity, third time, what does embedded autonomy refer in a bureaucratic system? Embedded का मतलब होता है ऐसे कि खारबूज में बीज embedded होता है, घुसा रहता है, मतलब पहले से ही है। जैसे कम्युनिटेरियन थिंकर कहेंगे कि एक इंडिविजुअल जो है का जो अस्तित्व है वो embedded है कम्युनिटी में। तो embedded ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि ऑटोनॉमी है ही, मतलब जो जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो स्टेट में जो उस समय गवर्नमेंट है उससे एक तरह से ऑटोनोमस हो जाते हैं। मतलब उसको न्यूट्रलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन वो इम्बेडेड है, मतलब कि वो एकदम अलग नहीं है। जो उस समय की पॉलिटिकल सोच है उससे वो थोड़े प्रभावित तो होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो गवर्नमेंट की, जो करंट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से अपने को थोड़ा अलग रखने की कोशिश भी करते हैं। सो इट इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। लेकिन ये भी कोई गलत नहीं कि ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्सिवनेस टू पॉलिटिकल गोल, उससे भी वो अलूफ नहीं होते हैं। मतलब इतना डाइकोटमी नहीं होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो विड्रो विल्सन ने चाहा था कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। तो यहाँ इम्बेडेड ऑटोनॉमी का और भी जो लार्जर मीनिंग है, पीटर इवांस ने ये दिया था। इसका ये मतलब होता है जनरल की जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रांग, रेजिलियंट एंड न्यूट्रल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टेट इंस्टीट्यूशन उस समय के गवर्नमेंट के पाले में चला जाए तो फिर स्टेट कैपेसिटी जो है बहुत नीचे चली जाती है। सो दिस इज कॉल्ड इम्बेडेड ऑटोनॉमी। डिफिकल्ट क्वेश्चन। 22 व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए न्यू सोशल मूवमेंट फ्रॉम ए ट्रेडिशनल सोशल मूवमेंट। ये तो बहुत आसान है। इसमें कॉमन सेंसिकल के न्यू सोशल मूवमेंट जो है कल्चर एंड आइडेंटिटी
के बेसिस पे, फेमिनिस्ट मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, इंडिजिनस पीपल मूवमेंट एंड ऑल. सो एम्फेसिस ऑन कल्चरल आइडेंटिटी इशू. व्हाट इज द की प्रिंसिपल 23 में पढ़ रहा हूँ, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पे इन्होंने जो दिया है यही केवल बन सकता है क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की को ये काटते हैं. रिडंडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इसमें होता नहीं है. लिमिटेड फोकस ऑन परफॉर्मेंस. नो, फोकस है एकदम बहुत अच्छा फोकस है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे, डिफरेंशियल पेमेंट पे एंड अकाउंटेबिलिटी पे. लेकिन जो इसका इसेंस जो है, यदि की प्रिंसिपल जो है वो है मार्केट ओवर स्टेट. मतलब कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट सेक्टर है उसके मैनेजमेंट स्टाइल को अपनाए और उसी तरीके से इफिशिएंट बने. लेकिन चलिए यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग भी इसका एक कोर कॉन्सेप्ट है. एनपीएम 24 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल काम देने लगते हैं सरकार में तो उसका क्या एक पोटेंशियल क्रिटिसिज्म हो सकता है. जैसे अभी मैन पावर जो है वो गवर्नमेंट में देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो टैक्सी चल रहे हैं वो प्राइवेट है, बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं कंप्यूटर के मेंटेनेंस, इवन पूरा आईटी सिस्टम जो है प्राइवेटाइज्ड है. तो यहाँ पे रिस्क ऑफ प्राइवेटाइजेशन लीडिंग टू प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव, मतलब जो पब्लिक स्पिरिटेडनेस है कहीं खो जाती है क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी इतना अधिक यदि गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो हर प्राइवेट कंपनी मोटिव अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट उसको दिलवाना उसका एम है. तो ये एक क्लास होता है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो पब्लिक वैल्यू क्रिएट करना होता है. इन दोनों में एक तरह का क्लास शुरू हो जाएगा और जो आपकी इकोनॉमी हो बहुत ज़्यादा जो है प्राइवेटाइज्ड हो जाएगी. अधिक से अधिक लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में भी काम करने लगेंगे. उनकी जॉब की सिक्योरिटी कम हो जाती है. समाज में थोड़ी सी इससे जो है नाराजगी भी हो सकती है. अभी आपने अग्निवीर स्कीम को देखा, वो भी इस टाइप की थी. ऑफकोर्स वो प्राइवेट नहीं था लेकिन आपने एक परमानेंट जॉब को टेम्प्रेरी जॉब बनाया, उससे कितनी जलन होती है बच्चों में. यदि ड्राइवर भर्ती होते हैं, यदि मान लीजिए क्लर्क भर्ती होते हैं, स्टेनोग्राफर भर्ती होते हैं, आईटी के इंजीनियर भर्ती होते हैं गवर्नमेंट में, उसके बदले यदि ये सारा काम को आउटसोर्स कर दिया है तो लॉट ऑफ प्राइवेटाइजेशन विल हैपन. सी 25. What is the term used to describe the bureaucratic phenomena where agencies prioritize their own interest over the public good? यदि आप देखेंगे तो ये गलत है, ये अच्छा नहीं है. और यहाँ पे गलत जो केवल यही है, पैथोलॉजी, जिसको कि आप बीमारी कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी. बाकी आप इफिशियंसी, डिस्क्रिप्शन, मोटिवेशन सब अच्छे वर्ड हैं. तो इवन कॉमन सेंस है जो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ लेकिन 25-30 क्वेश्चन इस पेपर में केवल कॉमन सेंस से सॉल्व किया सकते हैं. सो ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी, जितनी भी आप एलिमेंट सोच सकते हैं ब्यूरोक्रेसी में, उसमें से एक ये है जहां पे कि वो खुद सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, अपने लिए काम करने लगे. इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क गवर्नेंस भी एनपीएम का एक पार्ट है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जहां पे कि ज्वाइंड अप गवर्नमेंट है. मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी और बैंकिंग सिस्टम मिल करके स्कॉलरशिप दे रहे हैं. तो ज्वाइंड अप नेटवर्क गवर्नमेंट. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एक्टर्स. तो इसमें जब पढ़ेंगे आप हायरार्किकल सेंट्रलाइजेशन तो कॉम्पिटिटिव एडवर्सल नहीं होगा, कोलैबोरेटिव एंड इंटरकनेक्टेड होगा. ऑफ कोर्स ये वाली जो डी ऑप्शन है ये कॉपी पेस्ट में यहाँ आ गई है. ये सब दिखाता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी कैसे हल्के से काम करते हैं क्वालिटी में. उसके चलते इनको ये पेपर, इस क्वेश्चन को जो है इनवैलिड कर देना पड़ा क्योंकि ये आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट यहाँ से आके चिपक गया तो कोई इसका मीनिंग ही नहीं बनता है. यहाँ पे ही खत्म हो जाना चाहिए था कोलैबोरेटिव एंड इंटरकनेक्टेड. तो बहुत आसान क्वेश्चन ये होता, कॉमन सेंस. 27. What is the central assumption of public choice theory in the study of public administration? कई बार मैंने बताया पब्लिक चॉइस थ्योरी जो है बेसिकली ये है जो रैशनल चॉइस थ्योरी से आती है कि पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं कुछ सेट ऑफ इंडिविजुअल और सभी जो है रैशनल एक्टर हैं, स्वार्थी हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड हैं और वो जो भी डिसीजन लेते हैं अपनी यूटिलिटी, अपने प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करने के. लेकिन फिर भी चूंकि वो रैशनल एक्टर हैं, वो जानते हैं कि जिस इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहे हैं और जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है ये सब उनके लिए कंस्ट्रेंट है और दूसरे के बिहेवियर को भी उनको ध्यान में रखना होता है. इन सब के चलते जब मिल करके सब लोग, स्वार्थी लोग भी डिसीजन लेते हैं तो पब्लिक के भले के लिए हो जाता है पब्लिक चॉइस थ्योरी. सो रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. इकोनॉमिक्स से लिया गया है ये पब्लिक चॉइस थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी. इवन हार्वर्ड साइमन को याद कीजिए. 28. अकॉर्डिंग टू माइकल लिपिस्कीज थ्योरी ऑफ स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी. तो क्यों ना रट लीजिए कि स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी का थ्योरी जो है लिपिस्की ने दिया है. इसका स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी बेसिकली थ्योरी क्या है कि ब्यूरोक्रेसी 3 लेवल पे वो देखते हैं लिपिस्की. स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी जो सड़क पे आपको दिखते हैं, काउंटर के सामने दिखते हैं, मतलब वो ब्यूरोक्रेट जो कि एकदम जहां पे एक्शन हो रहा है वहां पे वो, जैसे पुलिस का सिपाही, ट्रैफिक पुलिस सबसे अच्छा एग्जांपल है स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी. लिटरली वो स्ट्रीट पे होते हैं. अब आप जब कोई लाइसेंस का कोई कंडीशन वायलेट करते हैं ट्रैफिक का तो आपको बगल में खड़ा करता है, आपके पेपर देख रहा है, सब उसकी मर्जी पे है. ये तो बोलेगा ठीक है सर आप चले जाइए तो आप चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा. तो मतलब एक तरह से समझिए कि वो
जो फ्रेडरिक्स कहते हैं इकोलॉजी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में भी, हमारे समाज से भी काफ़ी गाइडेड होते हैं, वो जिस कल्चर से आते हैं, जो रूल है। अब इंडिया में क्या होती है कि स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो नहीं करने का हमारा कल्चर है, यहाँ पे थोड़ी स्टेटस बेस्ड सोसाइटी है, मैं कौन हूँ इस पर जो है बेचारे स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी भी, ब्यूरोक्रेट भी घबरा जाते हैं। अदरवाइज यदि आपको रूल बेसिस होता तो आपने यदि कोई भी आप हो, इवन प्राइम मिनिस्टर भी हो, तो आपको वो चालान हो जाएगा, जो इंग्लैंड में होती है। ऋषि सुनाक जी को चालान हुई है अभी ट्रैफिक में। तो यहाँ पे स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी जो है, यहाँ पूछ रहे हैं हु आर द की एक्टर इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, वही जो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट हैं, जो फ्रंट लाइन ब्यूरोक्रेट हैं, जो फ्रंट लाइन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय, जो रोड पे खड़े होकर काउंटर के पीछे जो एक पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, दे आर स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट. Then he talks about the machine level bureaucracy and system level bureaucracy. Sorry, I'm not able to explain. 29. The concept of iron triangle in public policy. Iron triangle मतलब आयरन ट्रायंगल मतलब ये होता है कि ये ऐसा आयरन का एक केज बन जाता है कि इसके बाहर आप नहीं जा सकते हो, इसके 3 धुरी पे जो है, अमेरिका में ये यूज होती है। आप इसका याद करो, जो पावर इलीट जो है, राइट मिल का कॉन्सेप्ट जो है उसको याद करो। तो यहाँ पे ये है कि आयरन ट्रायंगल अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटी में ये इस तरह से इनको दे देना चाहिए था, इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी और इंटरेस्ट ग्रुप 2 ट्रायंगल पे हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे। और थर्ड में जो है वहाँ कांग्रेसनल कमेटी, जो कांग्रेस होते हैं उसकी अपनी कमेटी होती है जो पॉलिसी पे अख्तियार रखते हैं, वो वही एपिस्टेमिक कम्युनिटी जो पॉलिसी के हैं उनसे वो सलाह लेते हैं और फिर पॉलिसी पे अपनी बात करते हैं। कांग्रेस में मतलब कांग्रेस वहाँ के पार्लियामेंट को कहते हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटी कर लीजिए। तो ये तीनों मिल करके जो है एक आयरन ट्रायंगल बनाते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन बट वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। आयरन ट्रायंगल यहाँ पढ़ लीजिएगा। ये गॉर्डन टुलक ने इस कॉन्सेप्ट को टर्म किया था, और थियोडर लोवी जिन्होंने की पॉलिसी पे काफ़ी काम किया, उन्होंने काफ़ी डिस्कस किया इस बुक में, आयरन ट्रायंगल इन पब्लिक पॉलिसी। In the context of public organization, what does goal displacement mean? Goal displacement का मतलब ही होता है कि गोल पोस्ट चेंज कर देना। तो शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम प्राइमरी गोल टू सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस से आप इस सेंटेंस को चुन सकते हो, मैं और ऑप्शन पढ़ भी नहीं रहा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिसी इवेल्युएशन, पॉलिसी इवेल्युएशन का एक मेथड होता है काउंटर फैक्चुअल एनालिसिस। वो बेसिकली क्या होता है, इस पिक्चर में देखिए। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई सिचुएशन है एज इट इज, आज से 2 साल पहले थी जब आप पॉलिसी नहीं लाए थे। यदि आप पॉलिसी नहीं लाएंगे तो मान लीजिए 5 साल बाद यहाँ पे आप रहेंगे। यदि आप पॉलिसी इंटरवेंशन लाएंगे तो आप यहाँ इंप्रूव करके यहाँ आ सकते हैं। तो ये जो गैप है, ये आपको पॉलिसी से बेनिफिट हुआ। तो यही बात है, इट कंपेयर्स द एक्चुअल आउटकम with a hypothetical scenario where the policy was not implemented. This is hypothetical scenario जहाँ पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, और यहाँ पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ, हम यहाँ पहुंचे। तो ये जो गैप है, यही काउंटर फैक्चुअल एनालिसिस का आउटकम, मतलब आपको ये बता रहा है कि पॉलिसी लाने से इतना आपको फायदा हुआ। मान लीजिए कि यदि ये यहाँ के बजाय यहाँ आता तो इसका मतलब पॉलिसी लाना बेकार था, आपको और लॉस हुआ है। यदि ये यहीं पे रह जाता है, इसका मतलब पॉलिसी लाने से कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह के इवेल्युएशन सिस्टम को हम काउंटर फैक्चुअल एनालिसिस कहते हैं। मतलब एक जो है बिना पॉलिसी इंटरवेंशन के सिचुएशन कैसा रहता, और एक जब पॉलिसी इंटरवेंशन किया गया तो कैसा रहा। सबसे लंबा सेंटेंस, सबसे सही फॉर्मूला, कॉमन सेंस। 32. How does the concept of policy feedback contribute to understanding of the dynamics of public policy? Policy feedback क्या होता है लास्ट स्टेज में, कि यही जैसे काउंटर फैक्चुअल एनालिसिस या इवेल्युएशन के बाद आप फीडबैक देते हो कि आपका पॉलिसी का जो एम था कि उसको वो कितना पूरा हुआ, और फिर उससे नई जो पॉलिसी साइकिल होती है उसमें आपको फायदा मिलता है। सो बाय एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट पॉलिसी ऑन फ्यूचर पॉलिटिकल डिसीजन, यही फीडबैक का काम ही है। यहाँ पे जो है आप क्यों ना समझ लीजिए कि पॉलिसी साइकिल जो होती है 6 स्टेज, वैसे तो कभी ये साइकिल में ऐसी चलती नहीं है, लेकिन यदि इसको इमेजिन करें कि ऐसे स्मूथ पॉलिसी बनती है, तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है, फिर एजेंडा सेट होती है, मतलब वो प्रॉब्लम एजेंडा में हाई आता है डिसीजन मेकिंग में, फिर पॉलिसी की खोज की जाती है, अल्टरनेटिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन कहते हैं। एक पॉलिसी को उसमें से या एक अल्टरनेटिव को चुन लिया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, पॉलिसी एडॉप्शन है कि ये जो अल्टरनेटिव है ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, बजट की, स्टाफ की एंड ऑल, एंड फिर उसका इवेल्युएशन क्या था, अभी आपने देखा एक मेथड काउंटर फैक्चुअल, और फिर फीडबैक, पॉलिसी फीडबैक आती है और ये साइकिल चलता रहता है। 33. What distinguishes the top-down approach from the bottom-up approach in policy analysis? Top-down approach ये है कि ऊपर से बैठ करके एक्सपर्ट ने कह दिया ऐसे पॉलिसी करो, कि गांव देहात में ऐसे ये पॉलिसी ले, और दूसरा कि गांव देहात से पूछो, छोटे छोटे कस्बे जहां वो इंप्लीमेंट होने हैं वहां के लोगों के स्टेक होल्डर्स पूछो, और फिर ऊपर आओ। तो ये जो बॉटम अप अप्रोच है, ये ग्रास रूट अप्रोच है, ये अच्छा माना जाता है, कोलैबोरेटिव है, पार्टिसिपेटिव है। टॉप डाउन जो है
ये ऊपर से इम्पोज्ड है अच्छा नहीं माना जाता है. सो एक्सपर्ट ड्रिवन सॉल्यूशन है भाई, बॉटम अप जो है इनपुट फ्रॉम अफेक्टेड कम्युनिटी है. ऑफ कोर्स मैं एक ही पढ़ रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि इसको काफ़ी टाइम लगेगा इसको पढ़ने में. हाउ डज क्लाइंटलिज्म अफेक्ट द लिमिटेड इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. दूसरी बार पूछा जा रहा है क्लाइंटलिज्म का क्या. एक बार हम लोगों ने देखा कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है इससे एक तरह से एक्सक्लूसिव हो जाता है, पैट्रोनेज बेस हो जाता है और मेरिट बेसिस नहीं रहता है, इससे गलत होता है डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे क्या है कि जो पार्टी की जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की डायनेमिक्स को भी ये खराब करता है. इट फॉस्टर्स पैट्रोनेज नेटवर्क एंड वीकेंस पार्टी स्ट्रक्चर. ऑफ कोर्स क्लाइंट पैट्रन टाइप के बन जाते हैं. अभी आप एक एग्जांपल देखेंगे, मैं नेता का नाम नहीं लूंगा, तो वो इतने बलशाली, उन पे इतने सारे आरोप लगाए गए रेप के अदर स्पोर्ट्स पर्सन सबके द्वारा, लेकिन फिर भी उनका इतना ज़्यादा, इतने बड़े वो पैट्रन है फॉर सो मेनी क्लाइंट कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी उन पे एक्शन लेने से सोचती है कि इसका कितना नुकसान हो जाएगा, इलेक्टोरल नुकसान. उसके चलते क्या होता है, पार्टी स्ट्रक्चर उससे हार्म होता है और उसे इन जनरल जो है अच्छा मैसेज नहीं जाता है. सो क्लाइंटलिज्म कभी अच्छा नहीं. How does Antonio Gramsci's concept of cultural hegemony relate to political power? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है. पॉलिटिकल पावर जो है, जो 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 बेसिकली मारपीट के बेसिस पे नहीं है, वो लोगों के आइडियाज को, ब्रेन को वॉश करके है, ब्रेन पे ही कब्जा जमा के. सो बाय इन्फ्लुएंसिंग एंड शेपिंग सोसाइटल बिलीफ एंड वैल्यू, कल्चरल हेजेमनी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एपिस्टेमिक इनजस्टिस, चौथी बार एपिस्टेमिक आ रहा है, एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज, साइंस ऑफ नॉलेज. एपिस्टेमिक इनजस्टिस क्या है, जहां पे नॉलेज के बेसिस पे इनजस्टिस हो रही है. व्हाट डज द टर्म टेस्टिमोनियल इनजस्टिस रेफर टू. अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि किसी ने कोई क्राइम हुई, कुछ हुई, और एक बहुत ही मार्जिनलाइज कम्युनिटी का कोई बहुत ही मार्जिनलाइज कोई इथनिक ग्रुप है जिसको कोई मान लीजिए किसी कंट्री में नहीं पूछ रहा है, उसका किसी बहुत विद्वान ने कहा कि देखो ये मामला ऐसा है, इसको ऐसे समझना चाहिए. और जो जज हैं या जो भी डिसीजन मेकर, वो बोलेंगे अरे इसकी बात का क्या वैल्यू है, तो उस कम्युनिटी से आता है, इसकी क्या अकल है. तो ये जो टेस्टिमोनियल इनजस्टिस है, क्या कहता है, प्रीजुडिस्ड क्रेडिबिलिटी असेसमेंट बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटी. मतलब आपकी सोशल आइडेंटिटी क्या है, उससे आपके नॉलेज को जज किया जा रहा है. नहीं नहीं, आपको अकल ही नहीं है इसको बोलने की. सो ये जो है टेस्टिमोनियल इनजस्टिस. In feminist epistemology, पांचवी बार, what critique is often raised against traditional conception of knowledge. कि traditional conception knowledge जो है वो neglect करती है marginalized perspective and experiences को, like women के experience को, इसको marginalize करती है. मतलब वो एक तरह से men के perspective से चीजों को समझने की कोशिश. In Plato's theory of form, what does the form of the good play in the realm of knowledge? तो good को यहाँ पढ़ लीजिए, मैं तो अपनी ही PPT मैंने दिया है. मतलब good जो है supreme form है, मतलब वो परफेक्ट फॉर्म है, वो सन के जैसा है, उससे परफेक्ट कुछ भी नहीं है. कोई आइडिया उससे परफेक्ट, गुड के आइडिया से परफेक्ट नहीं है. सो इट इज अल्टीमेट रियलिटी दैट ट्रांसेंड ऑल अदर फॉर्म. गुडनेस से ही सभी फॉर्म जो है वो लेते हैं, सन के रोशनी से सभी लेते हैं. सो ए इज करेक्ट. 39 देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, व्हाट डिस्टिंग्विशेस मोरल वर्च्यू फ्रॉम इंटेलेक्चुअल वर्च्यू. इंटेलेक्चुअल वर्च्यू किताब पढ़ के आप ला सकते हैं, किताबी ज्ञान जिसको बोलते हैं, वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, जिंद अवस्था पढ़ लिया, कुछ भी आप पढ़ सकते हो, बाइबल पढ़ लिया आपने, काफी पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, किताब पढ़ लिया. इंटेलेक्चुअल वर्च्यू है. मोरल वर्च्यू जो है आपका कैरेक्टर है, आपका ओन हैबिट्स है, आप क्या हो. बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग भी मोरली जो है बहुत करप्ट हो सकते हैं, मोरली बहुत ही मतलब ये अनवर्चुअस हो सकते हैं. सो मोरल वर्च्यू कंसर्न्स हैबिट्स एंड एक्शंस, कैरेक्टर, while intellectual virtue concerns knowledge, simple जो किताबी ज्ञान. In Aristotle's Nicomachean Ethics, दूसरा क्वेश्चन एरिस्टोटल, what does the term eudaimonia refer to? आपको राहत मिली होगी इस क्वेश्चन को देख करके. We all know human flourishing, highest good, goodness, flourished life. In Plato's allegory of cave, allegory cave में sun symbolizes in the world of form, sun मतलब कि perfect goodness, मतलब जो उसके शैडो, जो केव में जो सन की थोड़ी बहुत लाइट है, उसको आप देख के जो है कुछ सोच रहे हो, आपको नॉलेज मिल रहा है, सेंस एक्सपीरियंस है. यदि सन के लाइट में आ जाओ तो आपको ट्रू नॉलेज मिलेगा. दैट इज द एलिगोरी ऑफ केव में सबका सन का है. सो इट इज फिलोसॉफिकल इनलाइटनमेंट एंड ट्रूथ को दर्शाता है, अल्टीमेट ट्रूथ को, सन. 42. How Locke's theory of tabula rasa connect to education and formation of individual liberty? सबसे लंबा लाइन सही. क्यों सही? It posits that individuals are born with a blank slate, white slate. मतलब कुछ उस पे नहीं है, इसका मतलब कोई ट्रांसडेंटल नॉलेज नहीं है, जो ये कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म, वैसा कुछ भी नहीं है. जो भी नॉलेज हम लेते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो
ओके 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉकियन प्रोविजो इन लिमिटिंग प्रॉपर्टी एक्विजिशन। लॉकियन मतलब लॉक के द्वारा, जो प्रोविजो मतलब जो एक तरह का कंडीशन दिया गया है प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का। तो लॉक ये कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी को, कोई भी इंडिविजुअल अपना लेबर को यदि अनओन्ड नेचुरल रिसोर्सेज में या नेचुरल मटेरियल में मिक्स करता है तो वो प्रॉपर्टी उसका हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक मिट्टी का टुकड़ा है, वो किसी और के द्वारा ओन नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है अभी तक, और आप यदि उसको कोड़ते हो, उसकी खुदाई करते हो, उसकी निराई करते हो और आप उस पर कुछ पैदा करते हो, तो वो मिट्टी आपका हो गया। ये लॉक-इन प्रोविजो है, लेकिन इसमें दो कंडीशन है। एक कि सभी के लिए रिसोर्सेज एनफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दूसरे के कॉस्ट पे रिसोर्सेज को हथियाते चले जाओ। दूसरा यह है कि जो दूसरे के वेलफेयर का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब प्रॉपर्टी का एक तो एक्विजिशन और उसका यूज भी ऐसा होना चाहिए, मित व्ययिता, ये कि वेस्टेज नहीं करना है आपको। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे लोग भी जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके, यूज कर सके। तो ये कंडीशनल है। दिस इज इट स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी एक्विजिशन इज लिमिटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द वेलफेयर ऑफ अदर्स। यहां पढ़ लीजिए, मैंने थोड़ी डिटेल में और नेट से दिया है। 44 है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक। क्रिटिक मतलब एक तरह से जो आप बुराई करते हैं, वो पीस जो होती है, क्रिटिक। critique of right discourse, what limitation do right framework face in addressing historical injustice। तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक क्या है? जो कंट्री एशियन है, अफ्रीकन है, उनका ये कहना है कि जो ह्यूमन राइट खास करके या राइट्स का जो पर्सपेक्टिव वेस्टर्न है, वो उनके कल्चर से मैच करता है। जो वो ह्यूमन राइट का, उसको वो यूनिवर्सली जो थोपना चाहते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट पे, वो गलत है। यहाँ पे जो राइट्स के, जो अधिकार के जो मायने हैं वो अलग हैं, न्याय के मायने अलग हैं, समाज एक अलग तरीके से राइट एंड जस्टिस को डिस्पेंस करता है और समझता है। तो इसलिए राइट फ्रेमवर्क रीइंफोर्स कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर एंड इग्नोर इंडिजिनियस पर्सपेक्टिव। तो जो जो लोकल कम्युनिटी जो यहाँ पे है, वो किस तरीके से अधिकार को देखते हैं, कर्तव्य को देखते हैं, न्याय को देखते हैं, उसको ये इग्नोर करके जो एक यूरोसेंट्रिक व्यू जो है उसको थोपने की कोशिश करता है। इससे जो है रेनफोर्स होता है कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर। In what way, 45 में पढ़ रहा हूं, does the idea of intersectionality question conventional understanding of equality। देखो, इनइक्वालिटी यदि बेसिस ऑफ कास्ट हो तो चलो एक हमने फैक्टर पे जो है इनइक्वालिटी को जांचा, लेकिन व्हाट इफ कि कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, लैंग्वेज, कलर, ये जब सब मिल जाता है, रेस, तब कितना जो है इनइक्वालिटी जो है कितना जोर चढ़ के बोलती है। जैसे मान लो कि एक दलित है और वुमेन है, तो यहाँ दो मतलब फैक्टर जो है जुड़ गए, एक तो कास्ट का फैक्टर और दूसरा जेंडर का फैक्टर। इसी तरीके से आप जो है इसमें जेंडर, कास्ट, कलर, इन सबको, मान लीजिए एक अफ्रीकन ब्लैक वुमेन है और वहां के इथनिक में वो और नीचे हायरार्की में है, तो उसकी कितनी सारी जो है इनइक्वालिटी उसके साथ जुड़ी हुई है। सो इंटरसेक्शनलिटी रिकॉग्नाइजेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वेरियस सोशल आइडेंटिटी एंड एक्सपीरियंसेस। वुमेन होना एक बात है, लेकिन ब्लैक वुमेन होना एक अलग ही बात है। तो कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स जो इनइक्वालिटी पैदा करते हैं, नॉट ओनली वन, हाउ दे इंटरसेक्ट। अकॉर्डिंग टू डुवर्जर लॉ, व्हाट इलेक्टोरल सिस्टम टेंड टू प्रोड्यूस टू पार्टी सिस्टम। हम लोग सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस इजी क्वेश्चन है कि जो एफपीटीपी होती है, फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसको कि हम सिंपल सिंगल मेंबर प्रोरिटी वोटिंग सिस्टम कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं टू पार्टी सिस्टम को। एंड जनरली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम को फेवर करता है, कोलिशन गवर्नमेंट। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइज प्लुरलिज्म, ये सार्टोरी, जियोवेनी सार्टोरी के द्वारा जो पार्टी सिस्टम को जो आइडियोलॉजिकल सेपरेशन के बेसिस पे जो बांटा गया था, उसमें सार्टोरी ने जो एक कैटेगराइज किया है पार्टी सिस्टम को, वो आइडियोलॉजिकल सेपरेशन पे है। उसमें मॉडरेट प्लुरलिज्म मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, मान लीजिए आइडियोलॉजिकल लाइन है लेफ्ट राइट जैसा, तो यहाँ पे जो पार्टी हैं वो सब लगभग सेंटर के पास में आइडियोलॉजिकली, ये सेंटर है, सेंटर टू लेफ्ट, सेंटर टू राइट। लेकिन जो पोलराइज प्लुरलिज्म में कोई पार्टी यहाँ है, कोई पार्टी यहाँ है, काफ़ी दूर दूर है, और यहाँ पे डिफिकल्ट होते हैं उनके बीच में अलायंस बनाना। यदि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो तो सरकार बनना डिफिकल्ट होती है। और फ्रैगमेंटेड पार्टी सिस्टम में तो बिल्कुल आइडियोलॉजिकल मतलब कि इनवर्स जो है इतना इतना सेपरेटेड है, हर पार्टी का अपना एक एकदम यूनिक आइडियोलॉजी है और बहुत डिफिकल्ट होती है गवर्नमेंट फॉर्मेशन।
So it is on the basis of competing but ideological, no. It is not moderate, कोई moderate नहीं है. Deeply divided along ideological line is the polarized pluralism. मतलब काफी सारे पार्टी हैं लेकिन आइडियोलॉजिकली काफी सेपरेटेड हैं. सार्टोरी. 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट चैलेंज इज ऑफन एसोसिएटेड विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्टोरल सिस्टम. जिसमें गवर्नमेंट बनना डिफिकल्ट होती है क्योंकि सभी पार्टी को कुछ कुछ सीट आ जाती हैं, तो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, काफी गिव एंड टेक होती है, बहुत लंबी बातचीत कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है. 49 है, इन ए प्लूरिटी इलेक्टोरल सिस्टम व्हाट डज स्ट्रैटेजिक वोटिंग इन्वॉल्व. स्ट्रैटेजिक वोटिंग जो है, देखो इंडिया में जैसे मुस्लिम काफी अभी स्ट्रैटेजिक वोटिंग करते हैं. इसका एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए कि सपोज तेलंगाना में जो है वोटिंग हो रही है और वहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी की है के हैं, एक बीआरएस जो है वहाँ की जो लोकल पार्टी है वो है, एक कांग्रेस है. यदि मुस्लिम को ये फील होगा कि उनका मान लो फर्स्ट चॉइस जो है वो बीआरएस है, लेकिन उनको लग रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट ही बीजेपी को हरा सकते हैं, तो एम है कि बीजेपी कैंडिडेट को हराना है, तो हमारा फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट जो है बीआरएस है, लेकिन उसको हम वोट नहीं देकर अपने सेकंड चॉइस कैंडिडेट को दे रहे हैं क्योंकि उसका ज्यादा जीतने के चांस है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक वोटिंग. और इसी के चलते डुवर्जर कहते हैं कि थर्ड पार्टी गायब हो जाती है और 2 पार्टी सिस्टम रह जाता है क्योंकि वोटर जो है स्ट्रैटेजिक वोटिंग करते हैं. सो वोटिंग फॉर ए कैंडिडेट हु इज नॉट द फर्स्ट चॉइस टू प्रिवेंट ए लेस डिजायरेबल कैंडिडेट फ्रॉम विनिंग. मतलब आप हराने के लिए वोट करते हो, जिताने के लिए नहीं. 50 अकॉर्डिंग टू क्लीवेज थ्योरी ऑफ पार्टी सिस्टम. सोशल क्लीवेज कास्ट के अगेंस्ट बन सकता है, क्रीड के अगेंस्ट, इथनिसिटी, लैंग्वेज, रूरल अर्बन, सेंटर, पेरिफेरी एंड लाइक दैट. तो इन क्लीवेज के अराउंड जो है पार्टी डेवलप कर जाती है. इंडिया में आप देखोगे तो रिलीजन के का जो सोशल क्लीवेज उसके अगेंस्ट में उसके अलाइन होके पार्टी बनी है, कास्ट के बेसिस पे पार्टी बनी है जो सोशल क्लीवेज है, लैंग्वेज के बेसिस पे भी बनी है, तेलुगु देशम एंड ऑल लाइक दैट, रीजनलिज्म के बेसिस पे, सेंटर पेरिफेरी के बेसिस पे भी. सो सोशल क्लीवेज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द अलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. किस तरह से अलाइन होंगे सोशल क्लीवेज बताता है. ये थ्योरी जो है स्टीन रॉकेन एंड मार्टिन लिपसेट ने दिया था, सोशल क्लीवेज थ्योरी. वही सैमुअल मार्टिन लिपसेट, एसएम लिपसेट. 51 नंबर देखो, इन द मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनलिज्म हाउ इज ए नेशनल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्टेड. तो मॉडर्निस्ट क्या कहेंगे सर, अर्नेस्ट गेलनर है कि नेशनलिज्म को क्रिएट किया जाता है थ्रू मीडिया, थ्रू डिस्कोर्स, थ्रू लिटरेचर, थ्रू प्रिंट मीडियम, थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ऑल. सो थ्रू डेलिबरेट कॉन्शियस एफर्ट से एंड सोसाइटल चेंजेस से नेशनलिज्म लाया जाता है. जैसे इंडिया में भी जो है नेशनलिज्म नेशनल मूवमेंट के दौरान लाया गया कि हम लोग एक हैं, एक हमारी पास्ट है, हमारी ये सोच है एंड ऑल. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड. ग्लोबल पब्लिक गुड क्या है, जो सभी कंट्री उसको यूज करते हैं, जैसे कि पब्लिक रोड, जैसे नेशनल, आप डोमेस्टिक इकोनॉमी में देखो कि ट्रैफिक लाइट, पब्लिक रोड, पब्लिक पार्क, ये सब पब्लिक गुड है. उस तरह से ग्लोबल गुड, जैसे इंटरनेट इज ग्लोबल पब्लिक गुड है. जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट के जो लाइन होते हैं कि यहाँ से उड़ के आप कहीं जाते हो, वो सब ग्लोबल पब्लिक गुड है. सी लेन जो है वो ग्लोबल पब्लिक गुड है. इवन एटमॉस्फेयर जो है ग्लोबल पब्लिक गुड है. हाउ डू मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट टू द एड्रेसिंग ऑफ ट्रांसनेशनल चैलेंज सच एज क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज को या अदर जो कॉमन जो सोसाइटल प्रॉब्लम है ग्लोबल लेवल पे, उसमें मल्टीनेशनल का क्या रोल होता है, सॉरी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का. लाइक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हो गए, आप G20 कह सकते हो, G7 कह सकते हो, G77, ब्रिक्स हैं, एससीओ हैं, जो जो आसियान हैं, यूरोपियन यूनियन है, इन लोगों का क्या रोल होता है. तो यहाँ पे बहुत कॉमन सेंसिकल ऑप्शन है. मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हैव नो मैंडेट तो होगा नहीं. शॉर्ट टर्म नेशनल इंटरेस्ट, थ्रू कलेक्टिव एक्शन, रिसोर्स शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी एफर्ट से जो है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सभी ग्लोबल प्रॉब्लम को, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज. इवन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, COP जिसकी बैठक होती है, वो भी एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है. WTO मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, लाइक दैट. द राजमंडला और मंडला थ्योरी हम लोग जानते हैं, कौटिल्य का इंटर स्टेट थ्योरी है. वो क्या है, जहां पे भी इंटरनेशनल रिलेशन या इंटर स्टेट थ्योरी दो, ये सब तो आप ऐसे ही काट दोगे, तो एक ही कॉमन सेंस है. ये सब क्वेश्चन को आप गलत कर ही नहीं सकते हो. सेम वे लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कॉन्सेप्शन है नेशनलिज्म का, हाउ इट डिफर फ्रॉम द कन्वेंशनल नेशन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. तो ये भी आप, सबसे लंबा लाइन यही है, सबसे सही यही है. ही बिलीव्ड इन ए कॉस्मोपॉलिटन एंड, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, एंड स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, जो कई लोग अरविंदो एंड अदर्स भी सोचते थे इस तरह से. रिजेक्टिंग नैरो नेशनलिज्म. नैरो नेशनलिज्म ये है कि हमारा ये बाउंड्री है, ये और इसके अंदर में रहने वाले लोग जो हैं हम इंडियन हैं और सबसे अलग है, हमारा नेशन श्रेष्ठ है. नॉट
नेशन का मतलब ये है कि हमारी एक आत्मा है, हम में धड़कती है, वो हमारा नेशन है। लेकिन हम एक ग्लोबल सिटीजन भी, कॉस्मोपॉलिटन है। हमारा नेशन का कोई ऐसा बाउंड्री नहीं है। हम मतलब सबसे जुड़े हुए भी हैं, लेकिन हम अपने में यूनिक भी हैं, लाइक दिस टैगोर। 55, हाउ डिड ज्योतिबा फुले भी कहते हैं इनविजन, मतलब इनविजन मतलब हाउ ही सॉ और इनविजन द रोल ऑफ एजुकेशन इन द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। उनका कहना था कि मासेस को एजुकेशन मिले। इनफैक्ट सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी जो है, उनकी पत्नी ने भी वुमेन के एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया। दबे कुचले मार्जिनलाइज लोगों को एजुकेशन मिले, सेम विवेकानंद भी कहते थे। सो एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, स्पेशली फ्रॉम द मार्जिनलाइज कम्युनिटी, फुले। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनलिटी, हर्बर्ट साइमन का, वी ऑल नो कि बाउंडेड रैशनलिटी क्यों होती है। क्योंकि जो हमारी कॉग्निटिव लिमिटेशन है, कॉग्निटिव लिमिटेशन मतलब दिमाग में क्या होता है कि हम समझते हैं, इसको कॉग्निशन कहते हैं, उसकी लिमिटेशन है, कितना इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस कर सकते हैं और हमारे पास में कितना टाइम है। इन सब के चलते हमारी जो रैशनलिटी है, मतलब सोचने समझने विवेक की जो ताकत है और एनालाइज करने की ताकत, वो लिमिटेड है। हमको लिमिटेड टाइम में एक डिसीजन लेना होता है, अनलिमिटेड रैशनलिटी हमारी नहीं होती है। इसलिए हम जो है ऑप्टिमम या बेस्ट डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ना लेके हम एक जस्ट गुड एनफ डिसीजन ले पाते हैं। तो हम ऑप्टिमाइजर नहीं होके हम सेटिस्फाइसर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन इज ए सेटिस्फाइसर, नॉट ए ऑप्टिमाइजर। हर्बर्ट साइमन, बाउंडेड रैशनलिटी। 57, पब्लिक वैल्यू थ्योरी, मार्क मूर और कई लोगों ने इस पर काम किया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोक्स, पब्लिक वैल्यू थ्योरी क्या कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अल्टीमेट जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो पब्लिक वैल्यू क्रिएट करना है। क्या है पब्लिक वैल्यू? पब्लिक वैल्यू वही है जो पब्लिक जिसको वैल्यूएबल मानती है। पब्लिक वैल्यू को कैसे जानोगे कि पब्लिक किस चीज को वैल्यूएबल मानती है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको पूरा करने की कोशिश करे? तो जो पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लेजिस्लेचर हैं, जो उनके चुन के आए हैं, वो जो सोचते हैं वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको ही वैल्यूएबल मान के उसको पूरा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो पब्लिक जो है ऑनेस्टी को वैल्यूएबल मानती है समाज में, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ऑनेस्टी को बढ़ावा देना, ऑनेस्ट बनना, पहले ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन को मुहैया कराना पब्लिक को। दिस इज पब्लिक वैल्यू क्रिएशन। सो इट ऑल्सो डिनोट इनहांसिंग द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, क्योंकि यदि पब्लिक वैल्यू क्रिएट होगी तो वेलफेयर, पीपल जो वैल्यूएबल समझते हैं वो होगी, उनको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, सुख अमन शांति मिलेगी, लाइक दैट हार्मोनी बढ़ेगी। In the context of principal agent theory, what represent the principal in a typical governing setup? अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, सब जो है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, टफ क्वेश्चन है। प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी यदि आप देखो तो क्या होती है, जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, आप वोटर हो, लेकिन डेमोक्रेसी में आपको सत्ता चलानी चाहिए, हम लोग सबको मिलकर चलानी चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इतने बड़े कंट्री में। तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, एमपी, और कहते हैं भाई चलो आप सत्ता चलाओ। तो हम प्रिंसिपल हो गए, वो हमारे एजेंट हो गए। फिर आप वहां देखोगे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट पीपुल की पावर को होल्ड करता है, तो वो प्रिंसिपल है, और जो गवर्नमेंट उसके बीच से चुन के आती है वो उसके एजेंट हो जाते हैं। तो पार्लियामेंट उसको अकाउंटेबल होल्ड करती है, क्वेश्चन आवर। इस तरह से आप हमेशा देख सकते हो कि एक जो एक्चुअल मालिक है वो प्रिंसिपल है, और जो उसके बिहाफ में काम करता है एजेंट है। जैसे मान लो कोई कंपनी चल रही है, अंबानी की कंपनी है, तो अंबानी जो है वो प्रिंसिपल है, और जो उन्होंने मैनेजर नियुक्त कर रखे हैं, एमडी, सीईओ, सीएफओ एंड ऑल, इंजीनियर एंड ऑल वर्कर जो है वो एजेंट हो गए, मतलब वो उनके बिहाफ में जो है वो काम करते हैं। तो आप ये कह रहा है कि टिपिकल गवर्निंग स्ट्रक्चर में कौन जो है प्रिंसिपल है? तो प्रिंसिपल देखो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और इलेक्टेड ऑफिसर में आप कंफ्यूज कर सकते हो। बाकी ब्यूरोक्रेटिक एजेंसी कभी प्रिंसिपल नहीं होते, एजेंट ही होंगे, प्राइवेट सेक्टर कंसल्टेंट नहीं होंगे। लेकिन सबसे अच्छा इलेक्टेड ऑफिशियल है, क्योंकि वैसे तो प्रिंसिपल जो है पीपल है, पीपल प्रिंसिपल है, और इलेक्टेड ऑफिशियल जो है जो मंत्री एंड ऑल, वो भी जो है एजेंट है। लेकिन यदि वहाँ वो ऑप्शन नहीं है तो इलेक्टेड ऑफिशियल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट डज यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम प्राइमरली एम? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम यह है कि किसी ने कोई डॉक्यूमेंट जो किया हुआ है दुनिया के बारे में, नॉलेज के बारे में, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, लिटरेचर, जो भी आर्काइव हैं, डॉक्यूमेंटेड है लाइब्रेरी में, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए कि हमारी जो नॉलेज, डॉक्यूमेंटेड नॉलेज है, वो सुरक्षित रहे। सो इट इज रिलेटेड टू कल्चरल हेरिटेज। 60 देखो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लॉ कमीशन? ये सब बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। कॉमन सेंस से आप कह सकते हो कि ठीक है, ड्राफ्टिंग एंड कोडिफाइंग इंटरनेशनल लॉ, क्या होगा, यही सही आंसर है। 61, व्हाट इज द प्राइमरी मैंडेट ऑफ यूएन कमिटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस? तो ये सब भी गेस करने का है कि आउटर स्पेस में क्या मिलिट्री एक्टिविटी, और इन सब के लिए तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी नहीं, मिलिट्राइजेशन के लिए बनेगी नहीं।
सैटेलाइट लॉन्च के लिए कोई यूएन कमिटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस तो बनेगी जब यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सबसे अच्छा पीसफुल यूज है, तो बी, और यही सही आंसर है। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड एट एनी गिवन टाइम, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दिस इज, इसका आंसर सीधा चलो बी है, इसमें क्या बोले। 63 को विच फिलोसफर इज नोन फॉर इज हार्म प्रिंसिपल, जैसे हार्म प्रिंसिपल देखो आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जेएस मिल ने हार्म प्रिंसिपल दिया, इसको पढ़ लो इसलिए क्योंकि हार्म प्रिंसिपल क्या है ये जानने के लिए। हम लोग सभी जानते हैं कि हार्म प्रिंसिपल मिल ये कहते हैं कि कोई भी एक्शन जो किसी इंडिविजुअल को है, समाज या स्टेट, तब तक जो है उसमें इंटरवीन करने का अधिकारी नहीं है जब तक कि वो किसी दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है तो आपको इंटरवीन नहीं करना है, अदर रिगार्डिंग एक्शन होने पे ही आप इंटरवीन करोगे। 64 देखो, in the context of globalization, what term describes the idea that certain cultural elements are adapted and modified as they are incorporated into global popular culture? Hybridity, जब आपके कल्चर जैसे कि मान लो चिकन करी है और ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया है, तो आप लंदन में खाओगे चिकन करी तो उसका स्वाद बहुत अलग होगा, वो हाइब्रिडाइज कल्चर है। आप देखोगे कि जीन्स के ऊपर कुर्ता लोग पहन रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन, हाउ वी हैव अडॉप्टेड वन ड्रेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अनदर, मिक्स्ड इट एंड हाइब्रिडाइज्ड, कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। 65 देखो, which ethical theory often associated with Immanuel Kant emphasizes the importance of acting according to universal principle and moral duty, जिसको categorical imperative उन्होंने कहा, that is deontology। मतलब कि जो आपका जिस रूल से आप कोई काम कर रहे हो, जो एक्शन ले रहे हो, जिस पाथ से चल के आप किसी गोल को पहुंच रहे हो, वो पाथ भी जो है वो सही है, राइट है, और वो भी रूल के अनुसार है, जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल उसके अनुसार। ये नहीं कि बाई हुक एंड बाई क्रूक हमें किसी भी तरीके से गोल को प्राप्त करना है जो कि अच्छा है, हमें हमारा पाथ भी अच्छा होना चाहिए, मीडियम भी, मीन्स भी अच्छा होना चाहिए। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं कि मीन्स इज ऑल्सो शुड बी मोरल इथिकल, तो हम डियोंटोलॉजी की बात कर रहे होते हैं। जब हम मीन्स को डिसरिगार्ड करके केवल ये सोचते हैं कि हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो हम टेलियोलॉजी की बात कर रहे हैं। टेलियोलॉजिकल व्यू आता है, लाइक यूटिलिटेरियनिज्म, जो ये कहता है कि किसी भी तरीके से यदि हम हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं, चाहे रास्ता कोई भी हो, चाहे एक आदमी को कत्ल करके यदि हम 9 आदमी का हैप्पीनेस कि ये 9 आदमी की जान बचा सकते हैं, एक आदमी कत्ल अच्छा है क्योंकि 9 लोगों की जान बच गई, तो ये जो है टेलियोलॉजिकल है। लेकिन डियोंटोलॉजी बोलेगा कि हम नहीं एक आदमी की जान ले सकते हैं, भले 10 आदमी की जान चली जाए, क्योंकि किसी आदमी को मारना जो है वो मोरली रॉन्ग है। सो डियोंटोलॉजी, गांधी जी भी डियोंटोलॉजिकल लॉजिक को अपनाते हैं, कांत इसके एक जनक माने जाते हैं। 66 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन औरतों के लिए क्या प्रॉब्लम है, अभी हमारे यहाँ भी बिल पास हुई है। What term describe the phenomena where women are more likely to be elected or appointed to the political offices that are perceived as dealing with soft issues like social welfare or education? ये जो फिनोमेना है कि औरतों को जो है हार्ड जॉब में नहीं देना है, इनको रिसेप्शनिस्ट बना देना है, इनको मीडिया मैनेजर बना देनी है, कम्युनिकेशन ऑफिसर बनाना है, लाइब्रेरी में इनको डाल देना है, कोऑर्डिनेशन में डालनी है, सेक्रेटरियल जॉब में डालनी है, इस टाइप की जो है इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल सेग्रीगेशन। मतलब जॉब में, एक कंपनी में जेंडर के बेसिस पे सेग्रीगेशन हो गया, हार्ड सॉफ्ट, ये रोल नहीं, फ्रंट लाइन नहीं, बैक लाइन एंड ऑल। इसके जो यदि वर्टिकल सेग्रीगेशन क्या है, हिरार्की, मतलब कि हम औरतों को नीचे रखेंगे मर्द को ऊपर, ये वर्टिकल सेपरेशन है। एंड ग्लास सीलिंग क्या है, वो वर्टिकल सेपरेशन का ही एक है कि मतलब औरतों के ऊपर जाने की एक लिमिट है। जैसे होगा कि ठीक है आप सेना में औरतें तो आ गई, लेकिन मेजर जनरल जो बनेगा वो मर्द ही बनेगा। ठीक है आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है जनरली मेल ही बनेगा, एंड लाइक दैट। ये पॉलिटिक्स में आप आ गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक मेल ही बनेगा, ग्लास सीलिंग है। 67 according to Max Weber, what is the iron cage in the context of modern society? Again iron triangle टाइप की बात है, जो ब्यूरोक्रेटिक रूल रेगुलेशन के चलते जो एक तरह से कोई डिस्क्रिशन नहीं रह जाता है, कोई इनोवेशन नहीं रह जाता है ब्यूरोक्रेसी में, उसको उन्होंने आयरन केज कहा। मतलब उसमें आप फंस के रह जाओगे, इंडिविजुअल फ्रीडम, ऑटोनॉमी, इनोवेशन कहीं ना कहीं चली जाती है उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करने में, बहुत ही ज़्यादा वो इम्पर्सनल, ब्लैंड एंड काफ़ी जो है वो आयरन केज में फंसा हुआ दिखता है ब्यूरोक्रेसी। सो डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। In the context of elite theory, what does the term consensus theory suggest about the relationship between the elite and the broader society? तो कंसेंसस थ्योरी में ये है कि यहाँ तो अलग बात लिखा है कि इलीट
कोलैबोरेट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, लेकिन वो मास के साथ भी उनका ब्रॉडर कंसेंसस होता है। मास को ये फील होता है कि इलीट हमारे भले के लिए हम पर राज कर रहे हैं, एक तरह का हेजमनी कह लो, उस टाइप की बात है। और जो जो डिफरेंट इलीट ग्रुप है वो भी आपस में कोलैबोरेट करते हैं जिससे कि सोशल ऑर्डर स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ऑफ कोर्स इलीट थ्योरी इलीट को हमेशा अच्छा मानी। 69 देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी, व्हाट रोल डू डेवलपिंग कंट्री ऑफन प्ले इन ग्लोबल इकोनॉमी। तो डेवलपिंग कंट्री क्या करेगा, कोर प्रोडक्शन तो करेगा नहीं, तो पेरीफेरी है, ऑटोनोमस इकोनॉमिक हब्स, क्या ये सब आइसोलेशनिस्ट एक्टर, ये सब मतलब कॉमन सेंस। मैं इसको टाइम के चलते पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अदरवाइज कॉमन सेंस से सब काट सकते हो, एक ही बनता है पेरीफेरल सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग क्या करते हैं डेवलपिंग कंट्री, हम लोग पेरीफेरी है, हम कच्चा माल, रॉ मटेरियल, मिनरल, ओर्स एंड सस्ता लेबर ये सप्लाई करते हैं ग्लोबल प्रोडक्शन में। और जो तैयार माल जो है, जो मैन्युफैक्चर, जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, जो टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया जाता है, वो हम खरीदते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। 70 देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी theories, what concept refer to the notion that individual acting in their self interest unintentionally contribute to the overall economic well-being of society। अभी हम लोगों ने पब्लिक चॉइस थ्योरी देखा, वो भी यही बात है कि अपने स्वार्थी इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट में डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में है, नॉर्म्स है, रूल्स है, तो वो डिसीजन पब्लिक के भले के लिए हो जाती है। उसी तरह मार्केट में देखिए क्या होता है, मार्केट में सब लोग जो है सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, अपना अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबके दूसरे के प्रॉफिट का भी और दूसरे के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन सब को मिला करके एक तरह से जो है एक वेलबींग सोसाइटी का इंश्योर हो जाता है। और ये जो मार्केट का जो ये रोल होता है उसको इनविजिबल हैंड कहते हैं। लगता है ऐसा है कि कोई मार्केट में इनविजिबल एक छुपा हुआ हाथ है जो सभी स्वार्थी व्यक्तियों के बीच से भी जो है समाज के वेलफेयर को निकाल लेता है। इनविजिबल हैंड, एडम स्मिथ, पॉलिटिकल इकोनॉमी। 71 the provision of the National Judicial Appointment Commission NGAC was struck down by Supreme Court in India 2015 में। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। तो ये किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, तो आर्टिकल 124 है, और एनजीएसी जो है उसके लिए आर्टिकल 124 ए स्टैब्लिश किया गया था। आर्टिकल 124 में ये लिखा हुआ है कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो प्रेसिडेंट जो है जज को अपॉइंट करेंगे सीनियर मोस्ट जजेस से सलाह लेके, इस टाइप की बातें लिखी हुई है। तो उसी को एनजीएसी में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, और इंडिया में अभी भी कॉलेजियम सिस्टम से ही जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 5 जज होते हैं, चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और वो रिकमेंड करते हैं नेम्स जिसको सरकार थोड़ी बहुत स्क्रूटनी के बाद अप्रूव करके अपॉइंटमेंट ऑर्डर प्रेसिडेंट से जारी करवाती है। आर्टिकल 124। In the context of constitutional amendment, which constitutional amendment act introduced the anti-defection provision is a लड्डू क्वेश्चन है। 52nd amendment 1985 राजीव गांधी के टाइम में। 73rd, according to the Constitution of India, what is the maximum number of members allowed in the Council of Ministers, including Prime Minister? ये 91st Constitutional Amendment होता है 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, जिसमें कि एक लिमिट ला दिया गया कि टोटल जो लोकसभा के स्ट्रेंथ होगा उसका 15% से अधिक मिनिस्टर नहीं होंगे। 74, which constitutional article authorizes the president to establish a commission for एग्जामिनिंग द स्टेटस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस? तो बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसमें पहली काका कालेलकर कमीशन बनी थी, और दूसरी मंडल कमीशन जिसने कि मंडल रिपोर्ट दिया था, जिसके बेसिस पे ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। ये सब आर्टिकल 340 के तहत है। 75 नंबर देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन बनेगा प्रेसिडेंट? मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट जो है बीमार पड़ गया, और बाय बैड लक वाइस प्रेसिडेंट भी किसी कारण से अनअवेलेबल, तो चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट का काम देखेंगे। द टर्म संस्कृताइजेशन, मैंने कितनी बार इसको जो है बताया है, एम.एन. श्रीनिवास सोशोलॉजिस्ट ने ये कहा था। ऑफकोर्स ये सब 1960s के इंडिया की बात थी, जहाँ पे कि जो अपर क्लास के जो कल्चरल नॉर्म हैं, जो रूटीन्स हैं, उसको लोअर क्लास कास्ट उसी इलाके में अपनाने लगते हैं, जैसे कि ब्राह्मण के साथ जनेऊ पहनना और मंत्रोच्चार करना, नॉनवेज छोड़ देना, इस आशा में कि वो जो है उनकी कास्ट हायरार्की में उनको थोड़ा ऊपर मान लिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज संस्कृताइजेशन, द प्रोसेस बाय विच लोअर कास्ट इमुलेट मतलब नकल करते हैं प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस और हायर कास्ट। डिसंस्कृताइजेशन उन्होंने कहा था, वेस्टर्नाइजेशन, ये सभी टर्म उन्होंने दिया था।
77 the concept of growing crisis of governability primarily focuses. अतुल कोहली की बुक है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी. अभी हम लोगों ने स्टेट कैपेसिटी की बात हम लोगों ने की. जब स्टेट कैपेसिटी बहुत डाइल्यूट हो जाती है तो गवर्नेबिलिटी क्राइसिस होती है, जहां आपको फील होती है गवर्नमेंट जो है गवर्न ही नहीं कर पा रहा है, स्टेट इंस्टीट्यूशन की कैपेबिलिटी लूज हो गई है, कहीं पे दंगा हो रहा है पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है. मणिपुर में गवर्नेबिलिटी की प्रॉब्लम आप देख सकते हैं. दैट इज ए बर्निंग एग्जाम्पल की जहां पे कि गवर्नेबिलिटी जो है फेल हो गई, जहां की स्टेट इंस्टीट्यूशंस अपनी कैपेसिटी जो है वो लूज कर गए. सो डिफिकल्टीज डेमोक्रेटिक स्टेट इनकाउंटर इन डिलीवरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस, जहां गवर्नेंस खत्म हो जाती है. Which state in India was given special status under Article 371D, providing for a separate development board and equitable opportunity for people? देखिए 371 जो है उसमें ए से लेके सब, ए तो महाराष्ट्र गुजरात परहैप्स है, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऑलमोस्ट हर स्टेट को कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया गया है जिसके थ्रू वो स्टेट जो है अपनी कुछ यूनिकनेस को बचाए रखती है इस फेडरल स्ट्रक्चर में. आर्टिकल 371 डी जो है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको ये समझना चाहिए कि केवल जम्मू एंड कश्मीर वाज नॉट द ओनली स्टेट जिसको कि एक स्पेशल 370 था. ऑफ कोर्स 370 में काफी ज्यादा ऑटोनॉमी थी, लेकिन ये कोई यूनिक बात नहीं थी. महाराष्ट्र गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश कर्नाटक सबको जो है कुछ ना कुछ स्पेशल जो है प्रोविजन उनके लिए है कि वहां के यूनिकनेस को बचाया जाए. इस चीज को ध्यान रखना चाहिए आपको. और इसको दूसरी बात ये भी समझनी चाहिए कि इसी को हम एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म भी कहते हैं, जहां पे कि हर फेडरेटिंग यूनिट एक अलग टर्म्स कंडीशन के साथ फेडरल यूनिट से जुड़ता है. आंध्र प्रदेश. 79 इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 94 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जरूर जाके पढ़ लेना. मैं यहाँ पे लिखना चाहता था लेकिन मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया, मुझसे छूट गई है. स्पीकर्स पोजीशन बिकम वैकेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व. देखो होता क्या है, अभी लोकसभा डिसॉल्व हो गई है और नई लोकसभा नहीं बनी है, तो मत समझो कि पहले के जो स्पीकर थे ओम बिरला लोकसभा के, वो उनका पोजीशन वैकेंट हो गया. अभी वो स्पीकर हैं, ये हम लोगों ने ब्रिटेन से ये प्रथा ली है, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर. जब नई लोकसभा का गठन होगा तब उसके ठीक पहले उनका पोस्ट वैकेंट हो जाएगा और फिर नए स्पीकर का चुनाव हाउस खुद ही करेगी अपने अंदर से. सो राइट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट लोकसभा. सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही. 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इवेंट इज एसोसिएटेड विद द डेट 29 अगस्त 1947. इस डेट को ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका फॉर्मेशन हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अंबेडकर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये यहाँ पे सॉरी कि ये गलत जगह पे है, मैं उसको वहां देना चाहता था. आर्टिकल 94 पढ़ लीजिए. Provided further that whenever the House of the People is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House. ऐसा लिखा हुआ है 94 में. इसका मतलब अभी भी ओम बिरला स्पीकर हैं. कोई पूछे हु इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो ही इज द स्पीकर. जब नई लोकसभा गठन होगा उसके ठीक पहले उनके ऑफिस वैकेंट हो जाएगी. तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 81 which constitutional provision declares the existence of council of ministers headed by prime minister to offer assistance and guidance to president. इसको पढ़ लीजिए. द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बना देता है प्राइम मिनिस्टर को सुपर पावरफुल डी फैक्टो टॉप हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ पांव बंधे हुए हैं एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. आर्टिकल 74. 82 देखिए, इंडिया फॉलोज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज द एग्जीक्यूटिव आर अकाउंटेबल responsible to parliament. No confidence motion लोकसभा में पास हो सकती है. The council of ministers is accountable to the लोकसभा. 83 देखिए, the inclusion of fundamental duty in the constitution was recommended by which committee. ये मैंने कितनी बार करवाया है, स्वर्ण सिंह कमेटी गाइड में, इसलिए गाइड में भी लिखी हुई है कई जगह. पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे टू बिगिन विद 1976 में, ये इंक्लूड किया गया था, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड था, इंदिरा गांधी ने इसको किया था. बाद में 11th ड्यूटी जुड़े 2002 में जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जहां पे कि पेरेंट का दायित्व है कि अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को वो यूनिवर्सल एजुकेशन मुहैया करवाने में हेल्प करें. 84 among the options which is a committee solely associated with lower house of parliament. We all know estimate committee केवल जो है लोकसभा से constitute होती है. 85 how does Rajiv Bhargava define principal distance in the context of India's secularism. principal distance मतलब कि यदि ये state है और ये सब religion है तो सबसे समान दूरी state रखेगा. किसी की
जो है फेवर नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को नकारेंगे, बस प्रिंसिपल डिस्टेंस रखेंगे. बैलेंस्ड एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन. 86. According to Jawaharlal Nehru's perspective in discovery of India, what role does science and rational thinking play in India's historical development? ये सब कॉमन सेंसिकल है, केवल यही हो सकता है कंट्रीब्यूटेड टू द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. बाकी मतलब हिंडर्ड मतलब उल्टा, रोका नहीं. कल्चरल स्टैग्नेशन गंदा वर्ड, डॉगमा गंदा, केवल एक ही पॉजिटिव. ऐसे यदि मैं सभी ऑप्शन को पढ़ता तो आप देखते कि आपको गलत कर ही नहीं सकते. इस चलते ये क्वेश्चन पेपर उतना टफ भी नहीं जितना आप सोच रहे हो. जो आप एग्जाम दिए होगे तो समझ में आया होगा कि चारों ऑप्शन को केवल कूली पढ़ लेने से भी आपका सवाल बन जाता है बिना ज्यादा जाने हुए. 87. Sir Syed Ahmad Khan is widely recognized for his contribution to which movement in 19th century? Again, commonsensical question. सबसे बड़ा social and educational reform movement. That's all. आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला, जो पढ़ाई से रिलेटेड एंड एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट उन्होंने चलाया. मिल्टन फ्रीडमैन्स इन्फ्लुएंशियल बुक एडवोकेटिंग फ्री मार्केट कैपिटलिज्म टाइटल. ये सब बहुत डिफिकल्ट है याद रखना. ये फ्री टू चूज है, सब डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको ट्रम्प करेंगे ही करेंगे, बोल्ड होगे ही होगे इस पे. 89. मिशेल फूको, ऐसे पढ़ा जाता है इनको, मिशेल फूको. इन्फ्लुएंशियल वर्क दैट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर, नॉलेज एंड सोसाइटल इंस्टीट्यूशन. जहां उन्होंने पावर और नॉलेज के नेक्सस की बात की, वो बुक है डिसिप्लिन एंड पनिश. मतलब बेसिकली उसका उनका इस बुक में ये कहना है, ऑफ कोर्स इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कि मतलब अभी जो मॉडर्न, उस समय का 70s का मॉडर्न स्टेट जो है वो मार पीट करके कोerसन डंडे के जोर पे जो है वो डिसिप्लिन नहीं लाती है. डिसिप्लिन वो बहुत ही नुएंस तरीके से लाती है, लोगों को नॉर्मलाइज करके, गवर्नेबल बना करके, आपको रोल नंबर देके, सिटीजनशिप नंबर देके, आधार नंबर देके, आईडी देके, आपको जो है वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड देके आपको वो गवर्नेबल बनाती है आपको. और जो डिसिप्लिन करने का जो तरीका है वो नॉलेज बेस्ड है. पीपल का पहले पूरा प्रोफाइलिंग करना, उसके इंफॉर्मेशन को लेना, उनको मतलब कि एक तरह का नॉर्म्स के खांचे में ढालना और फिर उनको गवर्न करना, डिसिप्लिन करना. और जो नॉर्म के खांचे से बाहर जाए उसको प्रिजन में डाल देना या उसको ऑस्ट्रेसिस करना, मतलब उसको निकाल देना एंड उस पर नज़र रखना एंड लाइक दैट. तो जो इंस्टीट्यूशन है स्टेट के, लाइक प्रिजन है, लाइक स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, क्लिनिक, सभी जो है डिसिप्लिनरी जो है, जेल तो हैं ही, ये सब डिसिप्लिनरी जो है वो apparatus बन जाते हैं जहां पे कि नॉलेज और पावर का एक नेक्सस दिखता है. 90. द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन. फ्रांसिस फुकुआमा, वी ऑल नो, एंड ऑफ हिस्ट्री थेसिस के लिए उसमें उन्होंने क्या बोला कि लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म इज द अल्टीमेट एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन अरेंजमेंट. और अब किसी आइडियोलॉजिकल खोज की कोई जरूरत ही नहीं है. लिबरल डेमोक्रेसी इज द फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड ऑफ हिस्ट्री. 91. Which seminal work by Antonio Gramsci introduced the concept of cultural hegemony? We all know Prison Notebook. ये सब एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन. 92. Which parliament of a country endorsed Sweden's request to become 32nd member of NATO? ये गलत ढंग से पूछा हुआ है, यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. NATO की कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि किसी नए मेंबर के एंट्री के लिए हर एग्जिस्टिंग मेंबर का जो है परमिशन चाहिए होता है, सबको वीटो पावर है. तो उसमें हंगरी एंड टर्की जो दो कंट्री थे, उन्होंने शुरू में आनाकानी की थी स्वीडन फिनलैंड को इंक्लूड करने पे. बाद में हंगरी बिकेम द लास्ट कंट्री जिसकी पार्लियामेंट ने वोट किया और स्वीडन 32nd मेंबर बनी. फिनलैंड के केस में हंगरी वाज द लास्ट, या टर्की. सो हंगरी. Which nation was the first to incorporate the right to abortion into its constitution? ये न्यूज जो है काफी प्रोमिनेंट था, मैंने अपने वीकली करंट अफेयर में भी दिया था. फ्रांस. ये न्यूज आती है मार्च 2024 को. तो आप देख सकते हैं कि कब आपकी पेपर सेट हुई है, इससे भी पता लगता है कि मार्च 5 के तो बाद ही हुई थी ये पेपर सेट. तो ये फ्रांस है. Which Indian author received the Erasmus Prize in 2024 for bringing attention to the climate change crisis? ये न्यूज आई थी मार्च 9 को. तो उस समय के जो न्यूज थे उसको उन्होंने पिक किया, लेकिन वो बहुत ही अर्बिट न्यूज को उन्होंने पिक किया. अमिताभ घोष को मिला था. वैसे अमिताभ घोष बहुत ही वेल नोन है, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए. इनकी बुक्स एंड अदर्स मैंने यहाँ दिया हुआ है. इनको इरास्मस प्राइज मिला फॉर कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज. इनकी जो बुक है द हंगरी टाइड एंड बहुत अच्छे अच्छे बुक इन्होंने क्लाइमेट चेंज पे लिखे हैं, मेनी अदर थिंग पे. सो अमिताभ घोष.
The UNDO declaration is linked to which of the following concern? I don't know actually. Malaria eradication ये कह रहे हैं, पढ़ लीजिए. सब एकदम arbit question. These are arbit. बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने देखा होगा एक ही दो. NATO entered into an agreement to purchase 1000 unit of which missile defense system? Arbit. दो arbit एक साथ. Patriot missile. ये सब एयर में ही जो है वो दुश्मन के मिसाइल को मार देते हैं. अभी जैसे आपने देखा ना कि जब ईरान ने अटैक किया इजराइल पे, तो 99% मिसाइल ड्रोन को आकाश में मार दिया गया. तो वो उसको रोकने वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट, उसमें से बहुत फेमस है अमेरिका का. द लुक वेस्ट पॉलिसी इंडिया जो है वो किस कंट्रीज के साथ रिलेशन को अच्छे करने के लिए? ऑफ कोर्स वेस्ट एशिया, तभी तो लुक वेस्ट है. और लुक ईस्ट जो है साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्टर्न एशिया. 98 30-year accord regarding the water sharing of गंगा रिवर. किन दो कंट्री के बीच में गंगा रिवर शेयरिंग का होगा? तो केवल इंडिया और बांग्लादेश ही हो सकता है. हम लोग गंगा इसी कंट्री के साथ शेयर करते हैं. पाकिस्तान के साथ तो शेयर करते नहीं, चाइना के साथ करते नहीं. तो इंडिया बांग्लादेश. विथ हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज म्यांमार शेयर इट्स बॉर्डर? यदि आप म्यांमार, इधर आसान क्वेश्चन नहीं है, यदि आपको कोई पूछ दे, लेकिन यहाँ देखिए म्यांमार जो है, जिसको पहले हम बर्मा बोलते थे, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से सटती है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम. चार स्टेट से इसकी बॉर्डर जो है सटी हुई है. लास्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल पर्टेन्स टू द गोल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो आर्टिकल 51 जो हमारे डीपीएसपी का है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आप पढ़ सकते हैं. कितना ज़्यादा विजनरी थे हमारे फॉर्मुलेट करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को. उन्होंने उस समय में जो बातें कही अभी भी उतनी ही रिलेवेंट है कि इंडिया कैसे परफॉर्म करेगा इंटरनेशनल रिलेशन में एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्टर. आर्टिकल 51. सो डियर स्टूडेंट, मैं भी बुरी तरीके से थक गया हूं क्योंकि आज ऑनलाइन क्लास भी थी, लेकिन फिर भी इतने स्टूडेंट ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैंने ये टाइम चुरा करके किया है. ये बहुत ही लेबोरियस पेपर है एनालाइज करने के लिए भी, क्योंकि इसको पढ़ना पड़ता है सीधे सीधे. और मैंने चारों ऑप्शन पढ़ा होता तो 2 घंटे से भी अधिक लगते हैं. अभी भी 1 घंटा 20 मिनट इसको हो चुका है. अब यदि कट ऑफ पे यदि हम चर्चा करें तो डेफिनेटली पिछली बार कट ऑफ मुझे बताया गया है कि 83 के आसपास था, और पेपर बहुत ही इजी था, रिपीटेड पेपर था इनफैक्ट पिछले बार से. इस बार का पेपर एक अलग टाइप का पेपर है, लेकिन ये पेपर उतना टफ नहीं है. इसमें यदि मैं देखूं तो 5 से 10 क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट और अर्बिट है मात्र. बाकी डुएबल हैं, 90 क्वेश्चन तक डुएबल हैं. लेकिन चूंकि ये इस तरीके से वर्डेड है और कुछ डिफिकल्ट भी हैं, उसमें भी डिफिकल्ट हैं, तो मुझे लगता है कि 70 शुड बी ए वेरी गुड स्कोर इन दिस. एंड अबव 70 मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि अबव 70 जनरल में क्वालिफाई करें, क्योंकि ज़्यादा सीट इसमें है नहीं. और लेकिन यदि आप मुस्लिम कैंडिडेट हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, अदर जो आपके सीट रिजर्व हैं, तो 60 टू 70 के बीच में भी आपका हो सकता है. लेकिन जनरल यदि आप कैंडिडेट हैं तो अबव 70 यू कैन होप. बट मैं फिर अगेन कहता हूँ डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इतना पेरिनियल क्वेश्चन है, ऑलवेज पूछा जाता है सर क्या कट ऑफ जाएगा, और ये हमारी उत्सुकता होती है कि जो चीज़ें कल होने वाली है उसको आज हम जानना चाहते हैं. लेकिन इस पे माथापच्ची करने से कोई फायदा नहीं है. मुझे लगता है कि चलो 70 जाएगा, लेकिन देखो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी गेस कई बार सही भी होती है, लेकिन बहुत बार गलत भी हो सकती है. ओके, so that's all. I think you would have enjoyed, and thank you very much. चलिए लास्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. और मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सिपेट उड़ीसा के, जो जुलाई में होने वाली है, सीपीजी जो असम के हैं, कॉटन यूनिवर्सिटी एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 2024 सिपेट सीपीजी क्रैश कोर्स जो अभी ऑन है, और उसमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रही है. एंड यदि आप नेट जेआरएफ बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि अपने लास्ट फेज में चली गया है जो क्रैश कोर्स, तो आप paulsciencehelp@paulsciencehelp.in पे भेजो अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर. और यदि आप क्रैश कोर्स सिपेट सीपीजी का ज्वाइन करना चाहते हो तो paulsciencehelp@gmail.com, दोनों अलग अलग मेल आईडी है. प्लीज़ गौर से देख लीजिए. इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, आपको पता है, आपके सवालों के जवाब देने के, यदि 1-2 लाइन में दिए जा सके तो. चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी एक और वीडियो एनालिसिस के साथ, मे बी आरपीएससी, जो कि एक अदर एक कहानी होगी, कोई 150 क्वेश्चन है. सो आई मे डू इन 2 पार्ट बिकॉज बहुत थकाने वाला एक्सरसाइज होगा. सो लेट अस सी हाउ क्विकली कैन आई डू दैट. तब तक के लिए विदा, टेक केयर.